जस्ट एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर देना सर, जैसे ही आप लोगों के पास मैसेज जाएगा फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्लास। यस सर। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? यस सर। ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साहिल। आवाज आ रहा है सबको मेरा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड यस इवनिंग। सर। ओके सर, ओके सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है सर, चलो लॉ का क्लास है तो सर लॉ में हम लोग बात कर रहे थे सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, है ना सर? मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लॉ सर, नॉट जस्ट फॉर द एग्जाम पर्पस बट ऑल्सो फॉर द रियल लाइफ सिचुएशंस। देखो सर, एग्जाम में वही चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं CA लेवल का बात करूँ तो आप ऑलवेज ये चीज़ फील करना सर, एग्जाम में इंपॉर्टेंस कैसे कनेक्ट किया जाता है, जिसका रियल लाइफ इस्तेमाल जितना ज़्यादा होता है जिस टॉपिक का, एग्जाम के लिए वो पर्टिकुलर डिस्कशंस या उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब ये ट्रिक्स है, ठीक है सर, कि कौन सा चीज़ आजकल मार्केट में ज़्यादा चर्चा चल रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा सवाल किया जाए कि कम सवाल किया जाए। ठीक है, ये ट्रिक्स है। ये और होना भी चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए ना सर, कि अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर लॉ का, तो ऑब्वियस बात है कि स्टूडेंट से भी वही उसी तरह का सवाल किया जाए। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है वो पुराना हो चुका है, मतलब ऐसा नहीं कि उसका यूज नहीं है, यूज बिल्कुल है। बट नाउअडेज 2008 LLP एक्ट डे बाय डे पॉपुलैरिटी ले रहा है सर, और बिजनेस लेवल में गवर्नमेंट के हिसाब से भी काफी सारा रिकमेंडेशंस आ रहा है कि LLP में रजिस्टर करने के लिए। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, ऑलरेडी आप लोगों को पता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या है, उसके ऊपर मैं और चर्चा नहीं करूंगा। आज का क्लास LLP में कंटिन्यूएशन होगा सर। कंटिन्यूएशन का मतलब सर, कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि LLP एक्ट में मैंने जिस पॉइंट में लास्ट क्लास को कंप्लीट किया था, बस उस पॉइंट से आगे बढ़ना है। तो स्पेशली अगर मैं आपको टॉपिक वाइज मतलब डिस्कशन वाइज बात करूं, तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा रहने वाला है सर। इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने LLP का कॉन्सेप्ट, LLP और पार्टनरशिप के बीच में जो क्या रिलेशन है, LLP का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ा था सर। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LLP को कंप्लीट करवाया था। याद होगा आप लोगों को, जिन लोगों ने क्लास लाइव क्लास अटेंड किया था, और जिन लोगों ने लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया वो लोग ऑब्वियसली, ठीक है, रिकॉर्डिंग बैकअप जरूर कर चुका है ना सर? मैं इतना तो मान ही सकता हूँ कि आप लोगों ने बैकअप लेक्चर्स कर चुके हो, तो आपको सारा का सारा चीज़ें पता है। अगर नहीं पता है तो बैकअप कर लो और आज का क्लास को अच्छे से सुनो, ताकि आने वाले समय में आपको हर चीज़ कनेक्टेड हो जाए। सर वेरी गुड सर, बहुत अच्छा है सर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LLP में मैं आपको बताया था कि LLP बेसिकली सर पार्टनरशिप एक्ट का एक न्यू कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप, जिसमें 2008 में, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस को एक कंपनी वाला फीलिंग्स देने के लिए, मतलब एक कंपनी को ठीक जैसा फीलिंग्स आता है वैसा फीलिंग्स देने के लिए LLP एक्ट को डेवलप किया गया। इसी मुद्दे पे रिसेंटली फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक ब्लॉग आया था सर। फाइनेंशियल एक्सप्रेस क्या है सर? फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक न्यूज एजेंसी है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, वैसा ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो उसमें एक ब्लॉग आया था, एक न्यूज आया था, ठीक है, न्यूज ब्लॉग में। तो उसमें एक डिस्कशन चल रहा था कि मैं उसको पढ़ रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए कि न्यूज़ एजेंसी भी क्या बताना चाहता है। ठीक है, मैं 2 मिनट थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि ये ब्लॉग, ये जो न्यूज़ ब्लॉग है, इसको बनाने के पीछे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का क्या मेंटेलिटी रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा सर कि कितना ट्रेंडी है। मतलब ये जस्ट 1 वीक बैक था तो मैंने पढ़ा था, तो मैं सोचा कि एक बार आप लोगों से भी डिस्कस कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो चर्चा चल रहा था इनके फाइनेंशियल एक्सप्रेस के चैनल्स पे, बात चर्चा चल रहा था सर कि OPC वर्सेस LLP वर्सेस सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, तो कहना ये चाहते हैं सर, विच लीगल स्ट्रक्चर टू ऑप्ट फॉर टू रजिस्टर योर कंपनी। मतलब आप अपना बिजनेस को डेवलप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा लीगल स्ट्रक्चर के साथ आपको जाना चाहिए।
जब एक न्यू बिजनेसमैन अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्टअप हो या फिर अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, व्हाटएवर, ठीक है, तो एक न्यू बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर उनके लिए सुइटेबल होगा, इसके ऊपर मैंने पहले भी क्लास करवाया था। मतलब पार्टनरशिप एलएलपी स्टार्ट करने से पहले मैंने पार्टनरशिप और एलएलपी के बारे में एक पूरा डिटेल्स वर्सेस चर्चा किया था, एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप। आई होप आप लोगों को याद है। अगर याद नहीं है तो प्लीज वो वाला क्लास भी आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज एक बार करो। लेकिन फिर भी क्योंकि आज एलएलपी में जोर से चर्चा चलेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी में आज का मेन डिस्कशन पॉइंट क्या है बोलो। अगर एग्जाम पर्पस भी बात करें तो आज का मेन डिस्कशन पॉइंट है कि सर एलएलपी को रजिस्टर कैसे करें, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, जो सेक्शन 11 ऑफ एलएलपी एक्ट में कहा गया है, तो वीवीआईपी पॉइंट है सर कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी कैसे होता है। ठीक है, मतलब एक एलएलपी बिजनेस को कैसे बनाया जाता है और उसको बनाने के पीछे क्या सिचुएशंस और क्या कनेक्शन है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या टर्नओवर लगता है, क्या कैपिटल का जरूरत पड़ता है, यही सब चीजें। अगर कॉम्प्लायंस प्रॉपरली फॉलो ना होने से क्या पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, तो इसी यही सब चर्चा करेंगे सर। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन, रजिस्टर्ड ऑफिस अगर चेंज होगा तो क्या होगा, सेक्शन 13। ठीक है, तो दीज आर दी एरिया, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एलएलपी एक बार बन जाए तो फिर उसका क्या इफेक्ट होता है एक बिजनेस पे। एक बार आप अपना एलएलपी रजिस्टर कर लेते हो तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर। ठीक है, फिर आप एलएलपी में कैसे अपना बिजनेस को रजिस्टर करोगे, कैसे नाम चूज करोगे, कैसे आप रिजर्वेशन नाम को रिजर्व करोगे। अगर फ्यूचर में नाम को चेंज करना है तो सेक्शन 17 कहते हैं कि चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी कैसे करना है। ठीक है, फिर आपको अगर कभी मतलब पूरा प्रोसेस को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, नेम रिजर्वेशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी एग्रीमेंट कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, फिर एलएलपी के अंदर पार्टनर्स एंड पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है इसके बारे में। ठीक जैसे पार्टनरशिप में भी था ना सर, पार्टनरशिप लॉ में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट था कि पार्टनर्स और उनके बीच में रिलेशन है। बट पार्टनरशिप बिजनेस एंड एलएलपी बिजनेस में फर्क है सर। ठीक है, और ये फर्क क्लैरिटी के साथ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कि पार्टनरशिप जैसा है, नाम में नाम में जरूर एलएलपी का नाम और पार्टनरशिप एक्ट 1932 का नाम, पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसमें भी पार्टनरशिप वर्ड है, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इसमें भी पार्टनरशिप वर्ड है। पर फिर भी दोनों जगह में पार्टनरशिप वर्ड तो यूज किया गया, पर दोनों जगह में पार्टनर का रोल चेंज हो जाता है। रोल चेंज हो जाने का मतलब ऐसा है, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता बट कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव है। 1932 पार्टनरशिप एक्ट का पार्टनर का कैरेक्टर और एलएलपी एक्ट में पार्टनरशिप का जो कैरेक्टर, दोनों में चेंजेस है सर रिलेशंस में। इसीलिए जानना है कि क्या फर्क पड़ गया। अगर आपने पार्टनरशिप ठीक से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली फर्क क्या है। ठीक है, और कोई बात नहीं सर, मैं आगे आगे आपको एलएलपी की वर्सेस पार्टनरशिप का फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगा कि एक एलएलपी के साथ एक पार्टनरशिप बिजनेस में क्या फर्क होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे मैं आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर, पार्टनर चेंज होगा तो उसका क्या रूल्स है। ठीक है, एक्सटेंड एंड लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, एक्सटेंड एंड लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अगर कोई फ्रॉड आता है तो। ठीक है, अगर किसी पार्टनर के ऊपर कोई फ्रॉड का क्लेम आता है, ठीक है, एलिगेशन आता है, तो इन दैट केस अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकता है। आगे चर्चा करना है सर सेक्शन 130। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का इफेक्ट क्या पड़ता है सर। सर अनलिमिटेड लायबिलिटी का इफेक्ट ये पड़ता है कि नॉर्मली लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस लोग इसलिए बनाना चाहता है ताकि पर्सनल लायबिलिटी किसी इंडिविजुअल्स पे ना आए, जो भी होगा बिजनेस से होगा। मतलब अगर मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करूंगा, से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्लास में अभी 3-4 जन हैं, अगर मेरे को लेके एक साथ मानो हम लोग एक फार्म बनाते हैं और अगर उसको एलएलपी बनाते हैं, तो फायदा यही है कि अगर इन हम लोग लोन वगैरह लेते हैं और बाद में लोन को रीपे करने में अगर मानो कोई दिक्कत हो रहा है, लोन को रीपे करने में मानो कोई दिक्कत हो रहा है या फिर रीपे करने में फेलिरिटी आ रहा है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी में सुविधा ये होता है कि हमारा मतलब पर्सनल एसेट्स पे किसी भी क्रेडिटर का या किसी भी बैंक वाले का नजर नहीं आएगा सर। क्यों? क्योंकि यही तो लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा है। लिमिटेड लाइबिलिटी का यही फायदा होता है सर कि किसी भी पर्सनल एसेट्स पे
बात नहीं किया जाता है सर। किसी भी पर्सनल एसेट्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कोई भी पर्सनल एसेट होल्ड करता है कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो बात ऐसा है सर, अगर फ्रॉड वगैरह हो जाए तो हाँ सर, तब वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है। सेक्शन 30 में इसके बारे में बोला है, आगे आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, मैं बस एक बार आपको गो थ्रू करा रहा हूँ कि आखिर आपको क्या क्या चीजें जानना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या क्या चर्चा करना बाकी है और मैं चर्चा करूंगा सर। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, मतलब एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस को क्या क्या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जमा करना पड़ता है। डिस्क्लोजर समझते हो? हाँ सर, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मतलब अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बारे में बोला है सेक्शन 34, एलएलपी एक्ट सेक्शन 34 में बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर चर्चा है सर। आगे आगे चर्चा करता हूँ सर आपसे। क्या हो गया सर, नेटवर्क इशू हो गया क्या? आवाज আসছে আমার? हेलो नील, असीमा, नयनी, यस सुभाष, सर। साउंड आ रहा है ना? नेटवर्क फ्लक्चुएशन है क्या? हाँ सर। ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं। तो यही सब चर्चा करेंगे। एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करना है, मतलब कब कब एनुअल रिटर्न फाइल करना है एलएलपी को। ठीक है सर, अगर किसी का पुराना बिजनेस स्ट्रक्चर है, ठीक है, मानो कोई पुराना पार्टनरशिप है एलएलपी में बदलना चाहता है तो क्या करेगा, कौन से सेक्शन में बोला है। कन्वर्शन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी अगर किसी का है तो उसको एलएलपी में बदलना है तो क्या करेगा। पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है वो एलएलपी में बदल सकता है कि नहीं बदल सकता, इसके बारे में भी डिस्कशन करना है। और सेक्शन 59 इज आल्सो हियर। सेक्शन 59 फॉरेन एलएलपी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है सर? फॉरेन एलएलपी, मतलब क्या फॉरेन एलएलपी के साथ इंडियन एलएलपी कोई काम कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या फॉरेन एलएलपी का इंडिया में बिजनेस करने का अधिकार है। ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चा थोड़ा करेंगे सर। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, मतलब एक एलएलपी को कैसे बंद किया जाता है, मतलब डिसॉल्व कैसे किया जाता है, इसके ऊपर भी सेक्शन 64 सेक्शन 63 का चर्चा है, ये भी चर्चा का विषय है। ठीक है, इसके अलावा दो चार मिसलेनियस सेक्शंस भी हैं, आगे आगे बात करते हैं सर। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कैसे फाइलिंग करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाके। ठीक है, सेक्शन 68 बोलता है। पेमेंट ऑफ एडिशनल फी सेक्शन 69 बात करता है। और फिर लास्ट में अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया एक बार, एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप, एलएलपी वर्सेस प्राइवेट कंपनी, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, क्या डिफरेंसेस है इनके बीच में। तो दीज आर द एरियाज जो कवर करना है, जो कवर करना है, डिटेल्स में कवर करना है सर, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। दीज आर दी मेन एरियाज, सेक्शन वाइज हर चीज को याद भी रखना है और उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करना है। लेकिन सर क्वेश्चन आंसर तो तभी सॉल्व कर सकते हैं ना जब हमें पता हो कि आखिर लॉ क्या है। अगर लॉ ही नहीं पता तो क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अगर सॉल्व कर भी लेते हैं तो लिमिटेड नॉलेज वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा घुमा के कर ले, हम ना तो अता ना तो पता कुछ कर पाएंगे, अता पता नहीं लगेगा सर, अता पता नहीं लगेगा, मतलब एड्रेस कहाँ है मालूम ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो सर, एड्रेस मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर हमें किसी चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना हो तो क्या होता है, भटकते रहते हैं हम लोग, तो वही भटकते रहेंगे। तो इसीलिए हर एक चीज को डिटेल्स में पढ़ना जरूरी है ताकि क्वेश्चन का एड्रेस भी पता चले, आंसर भी पता चले, हर चीज पता चले। ओके सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हैं सर हम लोग। अच्छा, जो बात हमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस से थोड़ा सा उठाया था आप लोगों को कि मॉडर्न डे में ये जो एलएलपी, 1% कंपनी, ये सब जो बिजनेस मॉडल को डेवलप किया गया है ना सर, ये सब डेवलप करने के पीछे का मेन मेंटेलिटी यही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप लोगों को पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? हेलो, किसी को पता है, नॉलेज है सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बात किया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोई बता सकते हो? हाँ सर, कुछ बोलोगे या नहीं सिर्फ सुनोगे? ठीक है सर, सुन लो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब देश के अंदर ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप करो, ऐसा बिजनेस लॉ सेटअप करो ताकि बिजनेस करना प्रॉब्लम नहीं, बिजनेस करना आसान हो। ठीक है, देश के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर बिजनेस करना आसान होना चाहिए। ठीक है, और इस आसानी को, मतलब इस प्रॉब्लम, मतलब नॉर्मली देखो, नॉर्मली लोग बिजनेस करने से थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं क्योंकि
क्या बिजनेस, क्या पेपर, कौन सा पेपर, कितना सारा चीजें डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। मतलब आधा से ज्यादा लोग तो डरते हैं बिजनेस करने के लिए, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ डर लगता है कि भाई यहाँ जाना है, वहां से लाइसेंस लेना है, यहाँ से लाइसेंस लेना है, तो थोड़ा चिंता हो जाता है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम को डे बाय डे खत्म किया जा रहा है सर। और ये सब प्रॉब्लम में 2013 एक्ट में बहुत फोकस किया गया है। और जो भारत सरकार है, जो करंट गवर्नमेंट है, वो इस चीजों पे तो और ज्यादा फोकस कर रहा है कि डे बाय डे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। तो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, नॉट द बिग इंडस्ट्रीज, इट्स अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सर हमारे देश में बड़ा इंडस्ट्री कम है सर, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज ज्यादा है। ठीक है सर, ऐसा बिजनेस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। और ये एमएसएमई बिजनेस को जब भी बनाने का बात आता है, तब तक ये एलएलपी डेवलप करे कि ओपीसी डेवलप करे, ठीक है, ये सब सवाल सामने आ जाता है। या फिर एक सिंपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डेवलप करे, या फिर नॉर्मल पार्टनरशिप करे। तो सर आज की डेट में दो बड़ा चर्चा होता है, एलएलपी चूज किया जाए कि नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप चूज किया जाए, कि आजकल एक 1% कंपनी भी आया है जो एक प्राइवेट कंपनी का ही एक मॉडल है। ठीक है, बट 2013 एक्ट में एक इंसान भी एक कंपनी बना सकता है, ये मॉडल आ चुका है। ठीक है, तो ये सभी चीजें डिपेंड करता है कि टैक्स का क्या सिचुएशंस है, मतलब कौन से बिजनेस पे टैक्स लाइबिलिटी को या ऑब्लिगेशंस को कैसे देखा गया है, मैनेजमेंट सिचुएशंस क्या है, पेपर वर्क कितना है, लाइबिलिटी एंड अदर रेमिफिकेशंस क्या है। ठीक है, ये सब समझना पड़ता है। ठीक है, ताकि कोई भी अपना एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशंस को पूरा कर सके। ठीक है, तो मैंने ये चर्चा पहले भी एक बार किया था। ठीक है, बट हाँ मे बी ऑन दैट टाइम मैंने शायद ओपीसी के साथ या सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ मतलब ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। मैंने डायरेक्ट पार्टनरशिप वर्सेस एलएलपी का चर्चा किया था। तो मैं ये लिंक आप लोग चाहो तो खुद भी ढूंढ सकते हो, बट अगर आप बोलोगे तो मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद भी इस ब्लॉग को पढ़ सकते हो सर, कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाने के बारे में क्या बोला है और उसके बारे में क्या सुविधा और असुविधा दोनों के बारे में चर्चा किया गया है ये। ठीक है, जैसे कि आप अगर आप देखोगे क्या बोला है सर एलएलपी के बारे में। सर एलएलपी इज अमंग दी, वही बात जो आप लोग लॉ के किताब में पढ़ते हो, उसी का समरी दिया गया है यहाँ पर, उसी का समरी है। LLP is among the popular business forms adopted because the liability of the partner is limited to the contribution made by them. समझ में आ रहा है? हेलो, प्लीज टेल मी, नयनी, शिवास, नील, असीमा, बात समझ में आ रहा है? क्यों LLP बनाना चाहिए? Yes, sir. LLP is among the popular business forms adopted because the liability of the partner is limited to the contribution made by them. जितना भी कंट्रीब्यूशन, से फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर मिलके एक पार्टनरशिप मॉडल को डेवलप कर रहा है, एक पार्टनरशिप मॉडल को डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो चारों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो पार्टनरशिप के हिसाब से देना है, से फॉर एग्जांपल 10 लाख करके कंट्रीब्यूट करके, 10 लाख इंटू 4 करके 40 लाख कंट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, कर सकता है, अपना कंट्रीब्यूशन तो करेगा अपना बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन एलएलपी एक्ट क्या कहता है? एलएलपी प्रोटेक्ट देयर पर्सनल एसेट्स फ्रॉम बिजनेस लायबिलिटी। अब मानो ये चारों पार्टनर अपने एलएलपी के नाम पे, ठीक है, ABCD LLP बिजनेस का नाम है। अब ये ABCD मार्केट से लोन वगैरह लिया है, से फॉर एग्जांपल 20 लाख का लोन लिया है, बिजनेस का कैपिटल है 40 लाख का, 20 लाख का लोन का जुगाड़ लगाया है ये लोग। ठीक है, तो 20 लाख का लोन लिया है। अब मानो लोन रीपे करने में दिक्कत हो रहा है, तो जो भी इनको लोन दिया है ना, इंडिविजुअल को देख के नहीं दिया, ओवरऑल बिजनेस को देख के दिया है, एलएलपी को लोन मिला है, क्योंकि एलएलपी का सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो यहाँ पर सिंपल कहना चाहता है सर, क्यों एलएलपी बनाने का फायदा क्या है? पार्टनर्स वुड नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर एनी बिजनेस लॉस। एलएलपी प्रोटेक्ट देयर पर्सनल एसेट फ्रॉम बिजनेस लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का फायदा ये होता है, पर्सनल एसेट्स पे किसी भी तरह का लायबिलिटी नहीं आता है, हाँ एक्सेप्ट सम सिचुएशंस, फ्रॉड वगैरह हो जाए तो अलग बात। Moreover, partners are also not liable for the liability created by other partner. मतलब A ने liability create किया तो इसका जिम्मेदारी B नहीं उठाएगा, B ने LLP के नाम पे liability उठाया तो इसका जिम्मेदारी C या D नहीं उठाएगा। That is very interesting. ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं सर? रिलेशन में पढ़ते हैं, रिलेशन among partner. And LLP is also easier and cheaper to run with only 2 annual compliance.
फाइलिंग एनुअल रिटर्न बाय May 30 एवरी ईयर। आगे आगे मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। हर साल मई महीने के 30 तारीख के अंदर, May 30 एवरी ईयर। एंड सॉल्वेंसी स्टेटमेंट, सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है बोले तो, सॉल्वेंसी मतलब होता है कि मेरा बिजनेस इतना सॉल्वेंट है कि मेरा मार्केट में जो लोन है वो रिपे करने का दम मेरे में है। सर बात समझ में आया? सॉल्वेंसी का मतलब आप सॉल्वेंट हो, मैं सॉल्वेंट हूँ, ठीक है, या बिजनेस मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मेरा दम है कि मैं अपना लाइबिलिटी को रिपे कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस चेकिंग करना। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब मार्केट आपको लोन दे सकता है, मतलब क्या इतना दम है आप में कि आप लोन रिपे कर पाओ। सबसे बड़ी बात, क्या आप सॉल्वेंट हो? क्या आप सॉल्वेंट हो मतलब क्या आपको आपका जितना लोन लाइबिलिटी है क्या आप उसको चुकता कर सकते हो या कर चुके हो? दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो अपना सॉल्वेंसी स्टेटमेंट भी October 30 एवरी ईयर को देना पड़ता है। यही एलएलपी का मेनली पॉपुलैरिटी है, दो कंप्लायंस में ही काम बन जाता है। तो ये सुविधा है। ज्यादा कंप्लायंस के अंदर अगर बिजनेस को बांध देते हैं ना सर, तो कंट्री डेवलप नहीं कर पाता। आप लोग ये सब बात समझिए सर, ये सब बात समझना जरूरी है। क्यों जानते हो? कि देश का लॉ में डिपेंड करता है। लॉ लॉ जो है ना सर, वो किसी भी कंट्री का पिलर होता है। किसी भी कंट्री का हर सेगमेंट में, सिविल लॉ हो, बिजनेस लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, किसी भी देश का पिलर होता है उस देश का लॉ, ठीक है। लॉ जितना बेहतर होगा और उसका पालन, पालन मतलब एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, उस लॉ को यूज मतलब प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाना, ठीक है। बेहतर लॉ बनाना भी जरूरी है और बेहतर लॉ को प्रॉपरली यूटिलाइज करना भी जरूरी है। बात समझ रहे हो ना सर? अगर लॉ को प्रॉपरली बनाया जाता है तो वो कंट्री डे बाय डे डेवलप करता है। ऐसे एक एग्जांपल आपको मैं देने से आपको समझ में आएगा। सर ये जो भारत का मैप आपके सामने है ना सर, इसमें मैं पाकिस्तान को थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, बट एक्चुअली ये पाकिस्तान नहीं था, ठीक है। बाद में 47 में ये हमसे अलग हुआ, ठीक है। मतलब ये भी भारत ही रहा है सर, ऑलवेज भारत रहा है, लेकिन ये हमसे अलग हुआ है। बांग्लादेश भी उसी मुद्दे पे अलग हुआ है सर, पाकिस्तान बन के ही। फिर बाद में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है। आई होप कि आप लोगों को ये सब इतिहास पता है। ज्यादा इतिहास का बात तो नहीं करूंगा सर। इतना बड़ा भारत था सर। हाँ, कभी नेपाल भी भारत ही हुआ करता था, ठीक है। लेकिन मैं चलो नेपाल भूटान को मैं छोड़ दिया थोड़ा सा। नेपाल भूटान भी भारत हुआ करता है, लेकिन अभी बात नहीं करना है वो सब में। लेकिन रिसेंटली 1947 का अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देश भी हमसे अलग हो गया है। पाकिस्तानी बोलते हैं, बांग्लादेश को साइड रखते हैं। ये देश भी अलग हुआ है, अलग होके एक अपना कंट्री बनाया है। आज पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर देखो, वहां का डेवलपमेंट देखो, और इंडिया का लॉ देखो, ठीक है, और इंडिया का डेवलपमेंट देखो। कश्मीर इशू बनाता है ना पाकिस्तानी लोग हमेशा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि देश का नियम कितना बेहतर बनाया गया है और उसके ऊपर बेस करके उस लोगों को, वहां के लोगों का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। जैसे अगर मैं दोनों तरफ कश्मीर है सर, इधर भी कश्मीर है, पीओके वाला पार्ट है ना सर, ये पाकिस्तान के अंडर में है। ये वाला सिचुएशन भी पाकिस्तान के अंडर में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉ प्रॉपरली बना नहीं सर, उसका प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं हुआ, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लेकिन इंडिया वाला कश्मीर बहुत डेवलप किया है कॉम्पिटिटिवली, बहुत डेवलपमेंट किया है। तो कहना ये चाहते हैं सर, और कुछ नहीं, कि चाहे वो बात कश्मीर का हो, चाहे बात भारत का हो, ठीक है, चाहे बात हमारा होम स्टेट बंगाल का हो, किसी भी रीजन का हो, ठीक है, जिस मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना बहुत जरूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना बहुत जरूरी है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे लॉ जितना बेहतर होगा, जितना सिंपल होगा, और जितना लोगों के हित में होगा, उतना कंट्री डेवलप करेगा। ये बात अगर आप जितना जल्दी समझ जाओगे, आप लोगों के लिए उतना अच्छा है सर, ठीक है। क्योंकि इसमें दो चीज है सर, एक लॉ पढ़ने का इच्छा बढ़ेगा, ठीक है, एक लॉ पढ़ने का इच्छा बढ़ेगा, और दूसरा एग्जाम में भी आपका रिजल्ट चमकेगा सर, चमकेगा। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक रैंकिंग हुआ करता था, चाइना ने इसमें थोड़ा प्रॉब्लम किया बोल के रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने इसको बंद किया है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपको मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ ना सर, ये सब लॉ बनने के पीछे भी ना यही सब कहानी काम करता था। ये सब लॉ बनने के पीछे, ये जो एमएसएमई को डेवलप करने के लिए जो एलएलपी बनाना है, कि सोल प्रोप्राइटर बनाना है, ठीक है, या 1% कंपनी डेवलप करना है, आखिर एट द एंड ऑफ द डे दिस ऑल बिलोंग्स टू वन थिंग, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की बहुत बेहतरीन रैंकिंग किया था सर लास्ट 10-15 साल में, ठीक है।
लास्ट 5-10 साल में स्पेशली अगर देखा जाए, इंडिया इस रैंक में बेहतरीन रैंकिंग किया था। इवन इतना अच्छा रैंक कर रहा था भारत कि भारत डे बाय डे इस पॉइंट में मतलब टफ से इजी में आके रुका था सर। जैसे आप देखो, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, बट 60 के आसपास होगा भारत का रैंक। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? ये अभी ये बंद हो गया है सर। अभी ये रैंकिंग अभी लेटेस्ट और नहीं निकलता है, क्योंकि चाइना ने कुछ मैनिपुलेशन किया तो इसको बंद कर दिया गया। मतलब वर्ल्ड बैंक इसको और डेवलप नहीं कर रहा है। इंडिया 2014-15 में देखो ना तो 130 रैंक पे था सर। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मैं जस्ट हल्का सा आपको डेटा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि मतलब एलएलपी एक्ट पढ़ने के पीछे का मतलब मेन कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है। मेन कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 130 में हुआ करता था, जनरल नॉलेज भी है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो 130 142 में हुआ करता था। उसके बाद स्पेशली 2014 के बाद से धीरे धीरे जंप करते हुए इंडिया 100 में आया, फिर 77 में आया, फिर 63 में आ गए, और ऑलमोस्ट सऊदी अरब के आसपास आ गए हम लोग। आज भारत डेवलपिंग नेशंस तो है ही, लेकिन साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी दिन वे दिन बेहतर होते जा रहा है, दिन वे दिन। और ये बात इंटरनेशनल फोरम कहता है, कोई भारत सरकार नहीं कह रहा है। ये जो डेटा मैं आपको शो किया, ये कोई भारत सरकार का डेटा नहीं था, ठीक है? अगर ऑपोजिट साइड में अगर आप दूसरे कंट्रीज का भी चेक करना चाहते हो, यहाँ पर टॉप कंट्रीज का ही डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड, यू कैन चेक इट इजीली, ठीक है? तो ये सब इंटरनेशनल डेटा है, जिसको बाद में आपको बोला ना कि 2020 में कंट्रोवर्सी होने के बाद स्पेशली चाइना, अजरबैजान, ऐसा कुछ कंट्रीज ने थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम किया था, तो उसके बाद से इसको हटाया गया है, अभी इसको बंद कर दिया है। बट ठीक है सर, कोई बात नहीं, जिसको जो बंद करना है चालू करना है करने दो। बट हमें मेनली समझना है कि सर आखिर क्या है ये सब लॉ के पीछे का कहानी, ठीक है? अच्छा, और भी चीजें एलएलपी के बारे में शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो ईजी टू क्लोज एन एलएलपी। एलएलपी बंद करना भी बहुत मुश्किल का बात नहीं है सर। इन 2-3 मंथ्स में एलएलपी को इजीली डिसोल्यूशन किया जाता है, ठीक है? ठीक है, जहां पर प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी बंद करने में ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है, एलएलपी हम लोग 2-3 महीने में इजीली उनको डिसॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन पे, पूरा प्रोसेस पे बात करेंगे। और एक दूसरा बात सर, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व एंड ओनली 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू सेट अप एन एलएलपी। इतना आसान है, कम से कम 2 पार्टनर बन जाओ और एलएलपी बना लो, और मिनिमम कैपिटल का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। कितना इजी बनाया है सरकार ने। लेकिन क्या है ना, हम लोग ये सब नियम के बारे में ज्यादा समझते भी नहीं है और समझना चाहते भी नहीं है। क्यों? हमें तो बस नौकरी चाहिए। अरे भाई, नौकरी कहाँ से लाओगे? हाँ, पहले बिजनेस तो डेवलप होने दो, तब ना। 140 करोड़ आबादी में अगर 70 करोड़ लोगों को जॉब चाहिए, तो 70 करोड़ लोगों को जॉब देने के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, ठीक है, तो कम से कम 100-2 लाख, मतलब कम से कम 10 लाख बिजनेस तो होना चाहिए, तब ना इतना सारा लोग काम करेगा। हाँ, बड़ा छोटा मिला के बहुत समझना बहुत जरूरी है सर। अच्छा, however there are some disadvantages as well as in case of an LLP. शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी डिटेल्स में बताता हूँ। फॉर इंस्टेंस एन LLP will be dissolved in case one partner leaves the organization. अगर कभी एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं ना, अगर कभी एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसे सिचुएशंस में भी एलएलपी डिसॉल्व हो जाते हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 पार्टनर में से एक पार्टनर चला जाएगा तो मिनिमम एक प्रॉब्लम हो जाता है ना, ठीक है? ऑल्सो द फाइन फॉर नॉन कॉम्प्लाइंस भी थोड़ा हाई है एलएलपी में। अगर आप जो रूल्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लाइंस मतलब क्या, जिसके लिए कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कंपनी में क्या करते हैं, कंप्लाइंस का ही काम ज्यादातर करते हैं, ठीक है? तो सीएस का बहुत बड़ा काम है सर कंप्लाइंस रेडी करना, स्पेशली फॉर कंपनी। तो एग्जैक्टली जो डॉक्यूमेंट्स है, जो टाइमली, जो आपको गवर्नमेंट के वहाँ पर जो रिटर्न फाइल वगैरह करना है, ये टाइमली करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो फाइन अमाउंट थोड़ा ज्यादा है। ये डर लगता है किसी किसी को, 5 लाख एक छोटा बिजनेस के लिए, एक एमएसएमई के लिए डर लगने वाला ही बात है सर। 5 लाख फाइन देना कोई मामूली बात नहीं है। An LLP has to file income tax return and annual return every year, even it is dormant. ठीक है, अगर LLP डॉर्मेंट भी है, डॉर्मेंट मतलब फंक्शन नहीं कर रहा है, फिर भी LLP को रिटर्न फाइल करना है और अपना एनुअल रिटर्न बताना है। द इनएबिलिटी टू फाइल फॉर्म 8, फॉर्म 11 अट्रैक्ट्स 100 पर डे का फाइन भी लगता है पर फॉर्म के ऊपर, ठीक है? तो देखो सर, कुछ चीजें थोड़ा सा डर लगने वाला भी कुछ बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, क्योंकि है ना,
लॉ का डर भी होना चाहिए, नहीं तो ना मुश्किल ये हो जाता है। जो ह्यूमन बीइंग का एक प्रॉब्लम क्या है ना, आप नियम में इनको बांध मतलब अगर हम लोग कभी भी ह्यूमन बीइंग को अगर बांध के नहीं रखते ना नियम से, ज्यादा खुला छूट भी खराब है सर। खुला छूट देने का प्रॉब्लम है कि ना, मतलब हम लोग अधोगति में जाते हैं। अधोगति समझते हो? अधोगति मतलब एक ह्यूमन इंटेंशन है। जैसे मानो कि अगर माँ बाबा का डर मतलब माँ बाबा का डर का मतलब है शासन जो माँ बाबा रखते हैं बच्चों के ऊपर, ठीक है। अगर माँ बाबा शासन नहीं करते हैं तो क्या होता है, बच्चा बिगड़ते हैं ना, गलत रास्ते पे जाते हैं ना। तो माँ बाबा का शासन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटी करते करते सर पे चढ़ा लेता है और फिर बेटा बेटी एकदम अपने ही लेवल पे काम कर लेता है। तो मुश्किल यही है सर, थोड़ा नियम कानून होना चाहिए, नियम कानून का डर भी होना चाहिए, ठीक है। कि ऐसा करने से ये खराब हो सकता है, वो खराब हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि आप उसको बांध के ना रखो, वो गलत रास्ते पे ही जाएगा। ऐसा आपको कोई नहीं देखने को, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जैसे भगवान के ऊपर भी थोड़ा डर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कि कोई बोलेगा मेरे को भगवान पे विश्वास नहीं है, मत करो विश्वास। कुछ कोई तो है कोई तो है सर, ठीक है। जो नियम के ऊपर भी कुछ है, जो इतना बड़ा रोज सुबह को मतलब एकदम लीगली लीगली ऑब्लिगेशन है। सन रेज होगा, हाँ सनराइज होगा, सन वाइंड मतलब डेली का वाइंडिंग अप भी होगा डेली का, फिर सुबह आएगा, नेक्स्ट दिन आएगा, चांद मामा भी आएगा, हाँ? तो ये नियम करके कौन चलाता है इतना बड़ा संसार को? तो कुछ तो है। तो नियम होता है सर, उसको पालन भी करना चाहिए। और ना पालन करने से ये खराबी है वो खराबी है। जैसे देखना एस्ट्रोलॉजर लोग कैसे बताते हैं, ठीक है, इसका शनि खराब जा रहा है, उसका ये खराब जा रहा है, तो उनको ये जप करने बोलता है, उसको वो जप करने बोलता है। ये भी तो वही नेचुरल चीजें हैं। हम लोग इसको कभी कभी बोलते हैं फ्रॉड है, ये है वो है। लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, बट हर चीज है सर, ठीक है। चलो हम लोग लॉ में मतलब बिजनेस लॉ में फोकस करते हैं। मैं थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ, मैं थोड़ा भावुक होकर इधर उधर बोल देता हूँ, बट हर चीज कनेक्टेड है इसलिए बोल देता हूँ। अब आगे देखो सर, अब आगे देखो, ठीक है। फर्दर प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एंजल इन्वेस्टर्स का फंड मिल सकता है। ये चीज मैं कल ही लास्ट क्लास में ही बताया कि एलएलपी बनाने का ये एक फायदा है, क्योंकि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है ना सर। एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, ठीक है। एक एलएलपी भी एक कंपनी होता है, और कंपनी होने के नाते आप वेंचर का फंड ले सकते हो। अरे बाबा, शार्क टैंक तो देखते हो ना आप लोग, ठीक है। अरे वहां पर जो बोलते हैं ना दोगलापन है, ये पन है, जो भी है, लेकिन आखिर बिजनेस तो आप लोग देखते हो वहां पर कि कोई अपना बिजनेस मॉडल लेके पहुंचते हैं और फिर शार्क को इम्प्रेस करने का कोशिश करते हैं, और अगर शार्क इम्प्रेस हो जाते हैं आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। सर ये तो मूवी में दिखाते हैं, सीरियल करके दिखाते हैं, कुछ चीजें स्क्रिप्टेड भी होते हैं। बट आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इन रियल लाइफ there are lots of venture capital funds around our business world, okay। तो अगर आपके बिजनेस पे दम है, अगर आपके आइडिया पे दम है, वेंचर बैठा हुआ है सर, वेंचर बैठा हुआ है। अगर आइडिया में दम दिख जाए, मतलब अगर उनको ठीक लगे, जरूरी नहीं कि हमेशा वेंचर का पैसा से ही आप बिजनेस कर पाओगे, नॉट नेसेसरी। आप खुद भी बना सकते हो। जैसे जीरोधा आज के डेट में स्टॉक ब्रोकिंग फार्म है, एक पैसा किसी से नहीं लिया, बट फिर भी मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस बना दिया। आज जीरोधा $1 बिलियन स्टॉक ब्रोकिंग फार्म है, बट एक पैसा किसी से नहीं लिया है। तो नॉट नेसेसरी कि बाहर से ही पैसा लेना पड़ेगा। जैसे और भी बिजनेस बना है, जैसे बाइजू, बाइजू सेल्फ ड्रिवन कंपनी नहीं है, उनका आइडिया में दम लगा था, तो बहुत सारे फॉरेन कंपनीज आके पैसा लगाया था, ठीक है, तब जाके बाइजू बना है। तो ऐसा और भी एग्जाम्पल्स है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, फिर लॉ बुरा मान जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, अगर बिजनेस पे दम होता है, एलएलपी बना के आप वेंचर कैपिटल का फंड का जुगाड़ कर सकते हो। सर कहाँ से मिलता है कैपिटल का फंड? सर कभी बताएंगे, कभी बताएंगे सर, क्योंकि लॉ के क्लास में इतना सारा बात तो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन दैट इज पॉसिबल, मतलब आप इक्विटी स्टेक बना सकते हो। एन एलएलपी, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इन एन एलएलपी, moreover while the income tax levied on a company up to 250 crore turnover is 25%, LLP levied income tax है 30%। कहाँ ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि आपका इसका टैक्स रेट हाई होता है, टैक्स रेट हाई होता है, 30% लेवल में टैक्स रेट चले जाते हैं। तो एलएलपी बनाने का कुछ फायदा भी है, कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हर चीज का होता है। तो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक ब्लॉग आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से एक बार डिस्कस करें।
ताकि आप लोग भी ऐसा न्यूज आने पर फोकस करें न्यूज पे, ठीक है, न्यूज पे फोकस करें, समझने का कोशिश करें। लेकिन चलो हम लोग वापस आ गए किताबी बातों में। हाँ सर, वही सेक्शन वाइज बात करना, हाँ, रोज का काम। चलो ठीक है। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बहुत सारा बात कर रहा हूँ तब से, आप लोग कनेक्टेड हो, माथा में जा रहा है बात। यस सर। अरे वाह, बढ़िया है सर। हाँ सर। ओके सर, ठीक है, चलो अब हम लोग हाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे। ओके सर, अब हम लोग इनकॉर्पोरेशन करेंगे। क्या करेंगे सर? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब, इनकॉर्पोरेशन मतलब हम लोग बिजनेस को, एलएलपी को बनाएंगे सर। बनाने का नियम पता करेंगे बेसिकली, ठीक है, कि क्या नियम है। चलो जानते हैं नियम। सर ऐसे तो इनकॉर्पोरेशन करने का जो प्रैक्टिकल एरिया है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एमसीए के साइड पे। ये देखो सर, यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी देके एलएलपी के तौर पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। फिर लॉगिन करके आप अपना सारा डिटेल्स देख सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं नहीं दिखा सकता आपको ये सब चीज़ें, लेकिन मैं आपको जो दिखा सकता हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं एमसीए साइड में आ गया। मोदी जी का छवि से आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग सरकारी साइड में हैं, ठीक है। आपको यहाँ जाना है एमसीए सर्विस में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सर्विस में। यहाँ जाके आपको देखना है, देखो व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा इज आल्सो देयर। फिर इसके नीचे आ जाओ, एलएलपी का ई फाइलिंग के बारे में बोला है। उसके साइड में थोड़ा आ जाओ, साइड में रन एलएलपी रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। मतलब एलएलपी को बनाने के लिए यूनिक नेम आप पहले डिसाइड कर लो, उसका नाम को रिजर्व करके रख लो। सर एक चीज क्या है, अगर आप नाम रिजर्व कर लेते हो वो नाम कोई और नहीं छीन सकता। जैसे हम लोग जो मतलब वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट का डोमेन होता है, आपको पता है डोमेन? हाँ, ये जो जैसे मानो कि mca.government.in, ये इनका डोमेन है। जैसे हमारा जैसे कि ksgsquare.in, ठीक है, आप लोग जानते हो शायद, ठीक है, ksgsquare.in, तो ksgsquare.in, ksgsquare.com, ठीक है, ये मेरा डोमेन नेम है, ठीक है। ये मैंने परचेज करके रखा, मैंने इसको रजिस्टर करके रखा, ठीक है। तो ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता, पूरा दुनिया भर में कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। एग्जैक्टली वैसा ही एमसीए सर्विस के तहत भी अगर कोई एलएलपी बनाना चाह रहा है तो वो भी अपना नाम को, यूनिक नाम को रिजर्व करे, ठीक है, ताकि आपका बिजनेस डुप्लीकेट ना हो जाए रियल लाइफ में। अरे गोडैडी का एडवर्टाइजमेंट आता है, आज ही अपना डोमेन बुक करो, ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट आता है, ताकि आपका बिजनेस डुप्लीकेट ना हो जाए। तो वैसा ही आज ही अपना, अगर एलएलपी बनाना है किसी को, अगर किसी को एलएलपी डेवलप करना है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अपना एलएलपी को क्या करना है, अपना यूनिक नाम को रिजर्व करना है। क्लिक करो, प्रोसेस दिख जाएगा। सर फाइलिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, उसके बाद देखो नीचे क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, इंफॉर्मेशन फॉर एलएलपी एग्रीमेंट एंड चेंजेस, फॉर्म 3, फॉर्म 4 नोटिस फॉर चेंज इन इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनर्स। देखो सब फॉर्म दिया हुआ है, कौन से फॉर्म में क्या होता है सब दिया हुआ है। किताब में क्या पढ़ना है सर, सब कुछ तो ऐसे ही अवेलेबल होता है। ये हर क्लास में, जब जो लोग इनकम टैक्स का क्लास करते हैं, मैं उनको इनकम टैक्स में भी सिमिलर टाइप में बताता हूँ कि आप ऐसे भी इनकम टैक्स को गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। जो लोग जीएसटी क्लास करते हैं मैं उनको भी सिमिलर टाइप में बताता हूँ कि आप जीएसटी को भी प्रैक्टिकली जान सकते हो और एकदम सरकारी साइट में जाके जान सकते हो। तो एग्जाम्पली देखो, आपको पूरा फॉर्म का अलग अलग नंबर दे दिया है, ठीक है, और कौन से फॉर्म में क्या होता है वो भी बता दिया। नोटिस फॉर चेंज ऑफ नेम, उसके नीचे आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, अभी बता रहा था ना आपको फॉर्म 8, अभी बता रहा था, वो फिनेंशियल एक्सप्रेस का जो न्यूज समझा रहा था वहीं से बता रहा था कि आप एज एन एलएलपी, एज ए एलएलपी ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हर साल आपको स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी 31 अक्टूबर के अंदर बताना पड़ता है। फिर फॉर्म 11 में आ जाओ, एनुअल रिटर्न। फॉर्म 12 इंटीमेटिंग अदर एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म 15 नोटिस फॉर चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। फॉर्म 22 notice of intimation of order to the registrar. Form 23 application for direction to LLP to change its name to the registrar. Applications for striking of name. Reservations renewal of name by a foreign LLP और foreign company, ठीक है, इसका भी पॉइंट बताएंगे। Resignations of particulars, registrations of particular by foreign LLP, reporting of alterations or closures, applications for compounding of an offence under the act, and filing addendum for rectification of defects of incompetencies, ठीक है। सारा अलग अलग फॉर्म दिया है सर,
यहाँ क्लिक करो। क्लिक करने से मुझे डायरेक्ट लॉगिन पे बुला रहा है। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड लॉगिन वगैरह कैसे क्रिएट होता है, ये सब आप लोग जानते हो आजकल। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा, जब फार्म में प्रैक्टिकल काम करोगे, चाहे चार्टर्ड फार्म हो, सीएस फार्म हो, सीएमए फार्म हो, हर फार्म में काम होता है सर। ठीक है, जैसे ही काम करोगे आपको ऑटोमेटिकली सारा चीज समझ में आ जाएगा। बाकी इंस्टीट्यूट वगैरह से भी कभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कोर्स वगैरह करवाया जाता है, मतलब सीएससीएम इंस्टीट्यूट आप लोग को आईटी ट्रेनिंग देता है ना, उसमें भी ये सब चीज बताते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा चीज, आप जब फार्म में काम करोगे ये सब चीजों के साथ बड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप सब जान के जाते हो ना, मतलब इफ यू नो एवरीथिंग बिफोर डूइंग दिस प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है, तो आपको बड़ा फायदा है सर। बिकॉज सारा खेल फॉर्म वगैरह का है, बाकी फिलअप तो कोई भी कर लेगा, फिलअप तो कोई भी कर लेगा, लेकिन किसके लिए क्या चाहिए, ठीक है, कब चाहिए, कौन सा डेट का मैटर है, कब किस किस डेट के अंदर करना चाहिए, पूरा खेल इसी में रखा हुआ है। इसी को याद करने में ही मेहनत लगता है, और इसी में एक्सपर्टीज डेवलप करना ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्टर्ड बनाते हैं, एक कंपनी सेक्रेटरी को स्पेशल पावर देते हैं, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को अपना एरिया कवर करने का मौका देता है। ठीक है, यही बाकी सबको, बाकी और प्रोफेशनल के साथ सीए का फर्क बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है और आपको पढ़ाई भी मिल रहा है सर। ऐसा नहीं कि मैं बस बाहर का बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी हो रहा है सब पढ़ाई का बात चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मैं आपको अभी दिखा के आया। फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन ए लॉफुल बिजनेस, पहला बात है सर, बिजनेस लॉफुल करो। हाँ, इलीगल बिजनेस का एलएलपी नहीं बनेगा। मानो कि आप लोग इंडिया में बंदूक का बिजनेस करना चाहते हो, हाँ, इलीगल बंदूक का बिजनेस, ठीक है, हमारे देश में ये सब अलाउड नहीं है। ये अमेरिका थोड़ी है कि कहीं पर भी बंदूक खरीद के घूम सकते हो, नहीं सर, यहाँ अमेरिका नहीं है सर। फिर भी मिल जाता है किसी किसी को सर, वो सब डुप्लीकेट वे से मिलता है, इलीगल वे से मिलता है। ठीक है, छोड़ो सर। तो 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन ए लॉफुल बिजनेस विद ए व्यू टू प्रॉफिट, बिजनेस करना है प्रॉफिट के लिए, तभी एलएलपी बना सकते हो सर। नॉन प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं होता सर, ये बात ना करो। बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है, नॉन प्रॉफिट के लिए चैरिटी होता है। एनपीओ बना सकते हो, सेक्शन 8 कंपनी, है ना। प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए, प्रॉफिट बिजनेस का यही पर्पस है नॉर्मली। So 2 or more persons associated for carrying on a lawful business with a view to profit shall subscribe their names to an incorporation documents. And number B, the incorporation documents shall be filed in such manner and with such fees as may be prescribed with register of the state in which registered office of the LLP is to be situated. जिस स्टेट में आपका LLP रजिस्टर होगा ना, ROC, तो स्टेट में जो फीस है वो फीस भरनी पड़ेगी। तमिलनाडु का फीस अलग हो सकता है, बंगाल का फीस अलग हो सकता है, इस डिपेंड करता है कि कहाँ आपका बिजनेस रजिस्टर हो रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, क्या स्टेटमेंट में भरना है सर, क्या भरना है स्टेटमेंट, देखो सर, देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन करने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है प्रिस्क्राइब फॉर्म में भरना है। आपको मैं अभी फॉर्म का लिस्ट बता रहा था कि कौन सा काम के लिए कौन सा फॉर्म भरना है। मेड आइदर बाय एडवोकेट, कौन फॉर्म को रेडी करेगा, स्टेटमेंट को कौन रेडी करेगा, मेड आइदर बाय एडवोकेट, लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। आ गए ना सर, सीएस, सीए और सीए में। ठीक है, प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीए, हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी। ठीक है, मेड आइदर बाय एन एडवोकेट और सीएस और चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए, by any who subscribed his name to the incorporation document, that all the requirement of this act and the rules made thereunder have been compiled with in respect of incorporations and matter precedent and incidental thereto। जरूरी हर चीजें आपको स्टेटमेंट में फाइल करना है। ये है सीएसीएमए का ताकत, ये है सीएसीएमए का ताकत, है ना। तभी तो पढ़ाई कर रहे हो सर, नहीं तो क्यों पढ़ते हैं, भीड़ से क्यों अलग होना चाहते हो आप लोग, हाँ, बीकॉम के भीड़ से अलग क्यों होते हैं लोग, क्यों चार्टर्ड के बारे में सोचते हैं। आजकल एक चल रहा है सर, बहुत लोग पूछते हैं मेरे को, सर यूएससीएमए करना है। अरे भाई, यूएससीएमए तभी करो अगर आप यूएस में सेटल होना चाहते हो। अगर इंडिया में अपना रोजी रोटी बनाना है तो यूएससीएमए करके क्या होगा, सिर्फ यूएससीएमए से कुछ बात नहीं बनेगा, और एक्सेप्ट सम बिग 4 वगैरह में थोड़ा बहुत अगर इंडिया कनेक्शन है तो,
लेकिन फिर भी इंडिया वाला कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब बिग फोर का फॉरेन काम ही कर पाओगे, इंडिया वाला कुछ भी नहीं कर, ठीक है। कोई कोई थोड़ा यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित हो जा रहा है। यूएससीएमए इन 6 मंथ्स, समझ में ही नहीं आएगा सर 6 महीने में, 6 महीने में कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। जो भी हो कर सकते हो, अगर आपको पहले इंडियन सीए में कुछ भी कर लो सर, इसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे यूएस जाना है या फिर यूएस का जहां जहां बिजनेस चलता है वहां जाना है, तब करो ना फॉरेन डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, अपना बूस्ट करो गुडविल, बट इंडिया में झंडा पहले गाड़ो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्या है ना सर, लोग जॉब 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 सोच के फॉरेन चले जाते हैं, फिर कुछ भी गड़बड़ होता है, फिर आखिर में अपना देश ही याद आता है। हाँ, अच्छा होता कि अगर इंडिया में रह जाते, कोरोना के टाइम पे जैसे हुआ था, ठीक है। इसलिए जो भी करो इंडिया में अपना पोजीशन को सिक्योर करो, उसके बाद जहां जाना है जाओ, दूसरे देश में जाके अपना झंडा लहरा के आओ। आगे देखो सर, स्टेट द नेम ऑफ द एलएलपी, स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी, state the address of the registered office of the LLP, state the name and address of each of the person who are to be partners of LLP on incorporations, जिस दिन बिजनेस बन रहा है। ये भी बताओ, स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर लास्ट दिन समझा चुका हूं, ठीक है, ऑफ द एलएलपी, मतलब कोई भी पार्टनर बन सकता है, बट लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स में डेजिग्नेटेड पार्टनर का ही साइन होना चाहिए ऑन इनकॉर्पोरेशन। कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ओके, तो ये हो गया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नाम, बिजनेस का क्या, स्टेट प्रपोज बिजनेस, क्या बिजनेस करने आ रहे हो, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, बंगाल में है कि बिहार में है कि उड़ीसा में है, कहाँ अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है, कौन पार्टनर है, ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, ठीक है, या भी जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होगा आपको एलएलपी कॉर्पोरेशन से इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे बताना होगा। सर इफ ए पर्सन मेक्स ए स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव, ठीक है, जो भी अब मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है, ये सब अगर गलत निकला तो नोज टू बी फॉल्स, इफ पर्सन मेक्स ए स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव व्हिच ही नोज टू बी फॉल्स, अगर उनको पता है ये सब झूठ है, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, शैल बी पनिशेबल, सजा मिलेगा, गलत बोलने का सजा मिलेगा, मतलब फ्रॉड करने के इरादे से आ रहे हो क्या, अगर इरादा फ्रॉड करने का है तो फिर जेल होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म जो 2 साल तक जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपने फ्रॉड कितने का किया, मतलब क्या उसका फ्रॉड का क्या लेवल है, लेवल पर डिपेंड करता है, 2 साल तक एक्सटेंड किया जाएगा। और साथ में फाइन भी लगा सकता है, विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000, कम से कम 10,000 का फाइन, और फाइन भी 5 लाख तक का जा सकता है, फाइन भी 5 लाख तक का जा सकता है एज पर द लॉ, ठीक है। याद रखे सर कि गलत इंफॉर्मेशन देने का सजा है 2 साल तक का जेल, मिनिमम 10,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख तक का फाइन। हेलो, बात समझ में आ रहा है? बोलो सर। Yes, sir. Yes, sir. इनकॉर ओके सर, इनकॉर्पोरेशंस बाय रजिस्ट्रेशंस, रजिस्ट्रेशंस के थ्रू से कैसे इनकॉर्पोरेशंस होते हैं, इसके बारे में सेक्शन 12 बताता है सर। क्या बताता है सर? सेक्शन 12, व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय क्लॉज बी सी ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब कौन से सेक्शन का, सेक्शन 11 के ऊपर डिपेंड करके 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी सी में हैव बीन कंप्लाइड विद द रजिस्टर शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड unless the requirement imposed by clause A of that subsection has not been complied with, he shall within a period of 14 days, मतलब as per section 11 जो भी इनकॉर्पोरेशन डेटा रजिस्टर के पास गया है, अगर वो सफिशिएंट है तो ठीक है, लेकिन अगर उनको लगता है कि सारा डेटा कंप्लाई नहीं हुआ है, एज पर द कंप्लायंस नहीं है, तो 14 दिन के अंदर और डेटा मांग सकता है, ठीक है, विद इन 14 डेज के अंदर रिक्वायरमेंट इंपोज कर सकते हैं। रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड गिव ए सर्टिफिकेट दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरिन। तो डॉक्यूमेंट देने के बाद अगर सब सफिशिएंट है तो रजिस्टर करवा दो, डॉक्यूमेंट देने के बाद अगर सब कुछ सफिशिएंट है, किसके लिए, आरओसी के लिए, रजिस्ट्रार के लिए, ठीक है, जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो रहा है स्टेट में, जैसे इंडिया हमारे वेस्ट बंगाल में आपका आरओसी का ऑफिस है रविंद्र सदन में, निजाम पैलेस, निजाम पैलेस जो बिल्डिंग है इन पार्क स्ट्रीट रविंद्र सदन एरिया, बेसिकली आजकल लोग उसको एक्साइड मोड बोलते हैं, एक्साइड मोड से आपको टुवर्ड्स पार्क सर्कस जाना पड़ता है, टुवर्ड्स पार्क सर्कस जाने के टाइम पे दाएं साइड में आपको पड़ता है, वहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं सर, उसमें से एक आरओसी भी है,
आई थिंक आप लोग शायद नाम सुने होंगे निजाम पैलेस का, ठीक है, सुना है किसी ने? सरकारी दफ्तर है, सुना चीज, हाँ सर। ठीक है। तो रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये एक कैसे पहले से तो सीबीआई। हाँ एग्जैक्टली सर, ठीक है, वहाँ सब सरकारी दफ्तर वहीं पर होता है ज्यादातर केस में, निजाम पैलेस में बहुत सारे, ठीक है। तो रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, गिव ए सर्टिफिकेट दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरिन। सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो रजिस्टर कर देगा, आजकल सब ऑनलाइन हो जाता है। रजिस्टर में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी सबसेक्शन 1 सेक्शन 11 के तहत sufficient evidence the requirement imposed by clause A has been complied with, जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी था मिल गया। सर्टिफिकेट issued under subsection 11 section 11 subsection 1 clause B shall be signed by the registrar and authenticated by his official seal। रजिस्टर उसमें क्या कर देगा, साइन कर देगा और अपने ऑफिशियल सील से ऑथेंटिकेट कर देगा। सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर, ठीक है, कि इस नाम पे एलएलपी रजिस्टर्ड है सरकार के खाते पे। सिंपल बात है ना, प्रोसेस बाय प्रोसेस चलना है। और ये प्रोसेस के बारे में एकदम लॉ बता दिया, प्रोसेस के ऊपर एकदम लॉ ने बता दिया। सर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर, सर अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो सेक्शन 13 उसका परमिशन आपको देता है। Every LLP shall have a registered office to which all communications and notice may be addressed and where they shall be received, ठीक है। ठीक जैसे जब इंस्टीट्यूट में आप लोग रजिस्टर करते हो तो इंस्टीट्यूट आपको बोलता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन एड्रेस दो, ठीक है, जिसके तहत इंस्टीट्यूट आपको चिट्ठी वगैरह भेज सके, है ना। एग्जैक्टली वही कम्युनिकेशंस के लिए एलएलपी रजिस्ट्रेशन के लिए भी गवर्नमेंट बोलता है कि मतलब आपका एलएलपी बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस प्रॉपरली पुट करो, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशंस में कोई दिक्कत ना हो। The document may be served on LLP or a partner or designated partner thereof by sending it by post under a certificate of posting or by registered post or by any other manner as may be prescribed at the registered office and any other address specifically declared by the LLP for the purpose in such form and manner as may be prescribed. An LLP change the place of its registered office and file the notice of such change with the registrar in such form and manner and subject to such condition as may be prescribed and any such change shall take effect only upon such filing। सर मैंने अभी आपको फॉर्म दिखा रहा था, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज का फॉर्म नंबर क्या था? चला जा रहा है, क्यों चला जा रहा है, रहना चाहिए ना। एलएलपी सर्विस नोटिस फॉर चेंज ऑफ नेम, यही देखो, फॉर्म इंटीमेटिंग अदर एड्रेस ऑफ सर्विस, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, फॉर्म 15 भरना है सर, फॉर्म 15 भरना है। फॉर्म 15 के तहत आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज के ऊपर डिटेल्स डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही फॉर्म के बारे में बता दिया, ठीक है, फॉर्म वगैरह पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया, तो बस यहाँ पर बोला नहीं फॉर्म का नंबर वगैरह, बट आप लोगों को पता लग जा रहा है ना सर, ठीक है, कहाँ से कौन सा फॉर्म का डिटेल्स पता करना है, पता लग गया सर। अच्छा, ये एलएलपी कंट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शंस, अगर एलएलपी किसी भी तरह का सेक्शंस को कंट्रावेन करता है, द एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल which shall not be less than 2000 but which may extend to 25,000, ठीक है। अगर आप कोई भी रूल को तोड़ते हो रजिस्टर्ड ऑफिस केस में, ठीक है, किसी भी तरह का गलती करते हो, लाइक चेंज किए हो, बोले नहीं हो, ठीक है, व्हाटएवर, या फिर गलत एड्रेस दे रहे हो, है ना सर, कब गलत, क्यों गलत एड्रेस क्यों देगा सर, बहुत केस में ना सेल कंपनी बनाया जाता है, सेल कंपनी मतलब वास्तव में कंपनी है ही नहीं, सिर्फ पेपर में है, ढूंढने जाओ तो मिलता नहीं है, काम ही कुछ नहीं होता, बहुत सारे केसेस बनता है सर, फ्रॉड कंपनी वगैरह बना के, सेल कंपनी बना के, ठीक है, सादा सादा पैसा मतलब ब्लैक मनी वाइट करना, ये सब करने में काम आता है। इनकम टैक्स में बताएंगे सर, जब इनकम टैक्स पढ़ने आओगे ना आप लोग तब बताएंगे। If LLP contravenes any provisions of this section, the LLP and its every partner shall be punishable with which fine which shall not be less than 2000, कम से कम 2000 का कम तो होना नहीं चाहिए, और जो 25,000 तक 25,000 तक जा सकता है। बढ़िया है सर। सेक्शन 14 क्या बताता है सर? सेक्शन 14 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में बात करता है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में बात करता है। सर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया मतलब एक
आइडेंटिटी आ गया, मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेशन क्रिएट हो गया। ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी शैल बी एलएलपी शैल बाय इट्स नेम बी केपेबल ऑफ, क्या क्या कैपेबिलिटी आ जाता है। जैसे एक एलएलपी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एलएलपी किसी और को केस भी कर सकता है और कोई उस पर भी केस कर सकता है, क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट के साथ साथ एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी बन जाता है, ठीक है, और एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी बन जाता है। सॉरी, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है, ठीक है। तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आता है, और आइडेंटिटी आने के नाते, आइडेंटिटी हो जाने के नाते कोई एलएलपी के अगेंस्ट में भी केस कर सकता है, एलएलपी भी किसी और के अगेंस्ट में मामला कर सकता है। मामला समझते हैं हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं मामला। मामला मतलब केस करना, तो सूड एंड बीइंग सूड, ठीक है सर। एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग, डेवलपिंग, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब एलएलपी अपने नाम पे जमीन जायदाद, हाँ, घर वगैरह, एसेट्स वगैरह खरीद सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, फैक्ट्री को भी ले सकते हैं, होल्ड कर सकता है, डेवलप कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल। मतलब किसी बिजनेस का गुडविल भी ले सकता है, किसी बिजनेस का गुडविल भी ले सकता है। मतलब आपका बिजनेस में गुडविल है, मैं अपना बिजनेस का गुडविल को परचेज कर लूंगा, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, जैसे रिसेंटली एक ऐसा, ये भी एक न्यूज़ है, मैं देख रहा था। सर कितना न्यूज़ देखते हो आप? सर देखता नहीं हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये सब रिसर्च वगैरह करता रहता हूँ, दे देता है मेरे को। एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये देखो सर, शायद आप लोग इस बिजनेस के बारे में सुने हो, ठीक है, ये थोड़ा लास्ट ईयर का खबर है। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स, ये कंपनी है सर, ठीक है, इसने एक एलएलपी एग्रीमेंट साइन किया। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स जो है, ये एक एलएलपी एग्रीमेंट साइन किया। किसके साथ का किया सर? कंपनी का नाम है, ये देखो, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स स्टैंड अलोन, नेट प्रॉफिट है तो फिटिंग स्टैंड अलोन। अच्छा, खबर डिटेल्स कहाँ चला गया? डिटेल्स खबर गायब हो गया सर, डिटेल्स खबर गायब हो गया, बट मेनली बात है सर, एलएलपी एग्रीमेंट विद क्लीन विन एनर्जी, एट एलएलपी फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट अप टू अमाउंट, अभी दिख नहीं रहा है मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस तरह का एग्रीमेंट करने का पावर आ जाता है, ठीक है। जैसे प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स जो कंपनी है सर, पावर आ गया है, एग्रीमेंट कर सकता है, ठीक है। देखो, हैविंग ए कॉमन सील, एलएलपी का एक कॉमन सील हो जाएगा इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन। अगर कॉमन सील आजकल मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, बट अगर रखना चाहता है तो रख सकता है। स्टैम्प सर, स्टैम्प, doing and suffering such other acts and things as bodies corporate may lawfully do and suffer। एक बॉडी कॉर्पोरेट को जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट एलएलपी को मिलेगा। एक बॉडी कॉर्पोरेट को जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम भी एलएलपी को फेस करना पड़ेगा, सिंपल बात। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी वाला फीलिंग्स आ गया, तो कंपनी होने के नाते एक कंपनी जो जो फायदा उठा सकता है वो फायदा उसको भी मिलेगा, और जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा। सेक्शन 15, नाम। हाँ सर, नाम पे क्या रखा है? सर नाम पे रखा है ना, नाम पे बहुत कुछ रखा है। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव आइदर द वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और द एक्रोनिम एलएलपी, या तो आप अपने नाम के पीछे, ठीक है, एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव आइदर द वर्ड्स, लास्ट वर्ड्स ऑफ इट्स नेम। मतलब अगर मानो कोई कंपनी का नाम है ABCD एंड उसके बाद लिखो LLP, या फिर शॉर्ट फॉर्म लिखो या फिर पूरा नाम लिखो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, ऐसे लिखो। जैसे मैं ये चीज आजकल बहुत जगह में देखता हूँ, अगर आप रास्ते में थोड़ा सा कॉन्शियसली चलोगे तो आपको भी दिखेगा। कॉन्शियसली चलना मतलब, सर कॉन्शियसली चलना मतलब अगर आप रास्ते में कुछ चीजें ख्याल करते हो, जैसे एक यहाँ पर एक बुटीक ढाबा है सर, बाईपास ढाबा, बहुत फेमस हुआ है, बाईपास ढाबा, आप लोगों ने देखे होंगे, ये आपका साइंस सिटी की तरफ जाने के टाइम पे ही दिखता है, रास्ते के ऊपर है,
देखा ले आप लोगों ने देखा रे? हाँ, देखा कि नहीं देखा? यस सर। है ना? सर ये देखो बाईपास ढाबा के नाम के पीछे आपको एलएलबी दिखने को मिलेगा। दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो दिख गया। आप लोगों को दिख रहा है? बहुत हल्का सा है। ये देखो, यहाँ पर मिलेगा आपको बुटीक, होटल, और नीचे लिखा एलएलबी। ये देखो, दिखाई दे रहा है यहाँ पर? लुक एट सर, ये देखो बाईपास ढाबा, ये देखो क्या लिखा है, एलएलबी। ये सब पहले नहीं दिखता था, आजकल दिखता है। पहले नहीं दिखता था मतलब पहले तो ये कॉन्सेप्ट का बिजनेस ही नहीं था, पर आजकल ये कॉन्सेप्ट का बिजनेस आ चुका है। ठीक है, तो देखने को मिलेगा बड़ा बाजार में। बहुत सारे पुराना बिजनेस है जिसको न्यूली एलएलपी में ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, क्योंकि बड़ा बड़ा बाजार तो बिजनेस का एकदम हब है सर, कोलकाता का। कोलकाता का क्यों, ईस्टर्न इंडिया का सर। ठीक है, तो बड़ा बाजार में बहुत सारे बिजनेस एलएलपी में कन्वर्ट हो चुके हैं, और आपको ऐसे नाम देखने को मिलेगा, दिखना पड़ेगा बाईपास ढाबा LLP। अच्छा, यहाँ पर तो और सुंदर दिखता है। ये देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है सर? मैंने कभी गया नहीं सर खाना खाने, इतना शौकीन तो मैं हूँ नहीं खाना खाने के लिए, बट फिर भी आप लोग अगर कभी जाते हो तो खाना खा के मेरे को बताना सर, खाना कैसा है। कोई गया है तो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ सर भीड़ बहुत है। किसी ने खाया सर? हाँ, बाईपास ढाबा में। सर क्या फर्क पड़ता है, आप नहीं खाए बस, बात। ओके, अच्छा বোঝা যাচ্ছে তো, समझ में आ रहा है ना? बाकी सब चीज एक तरफ, अंडरस्टैंडिंग एक तरफ। কিরে সবাই বুঝতে পারছিস কি পারছিস না? Yes, sir. यस सर। No LLP shall be registered by a name which in the opinion of central government is undesirable। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई नाम ठीक नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वो नाम रखने नहीं देगी। सर ऐसा है क्या? हाँ सर, दादागिरी है क्या? हाँ सर। सर क्यों? सर गवर्नमेंट है, दादागिरी थोड़ा तो चलाएगी। सर अच्छा बुरा, सर थोड़ा भरोसा आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स टू दैट एनी ऑफ द अदर पार्टनरशिप फॉर्म, इसके पीछे कारण है सर। सिमिलर नाम का दो बिजनेस नहीं होना चाहिए, या बहुत सिंपल मतलब सेम नेचर का नहीं। जैसे मानो कि एक ने जैसे मार्केट में एक कंपनी है ना गूगल, है ना, कोई अपना एक बिजनेस बना रहे, उसका नाम दे रहा है GW, है ना, वो बोल रहे कि मेरा GOGLE है। क्या वो खोल सकते हैं ऐसे कंपनी का नाम? गूगल में दो ओ है, ये बोलेगा मेरा एक ओ है। सर आप मानो कि LLP या कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हो GOGLE बोल के, तो आपको वो लाइसेंस नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ऐसा रजिस्टर्ड ऐसा ट्रेडमार्क नहीं मतलब नहीं देगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। दोनों बिजनेस सेम नाम का कैसे हो सकता है? ठीक है, हाँ देखा जाएगा कि कौन सा बिजनेस कितना दिन से चल रहा है, इसके ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करता है। बट इफ गवर्नमेंट थिंक फिट इन द ओपिनियन, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। किसी किसी बिजनेस का ट्रेडमार्क अगर एज पर गवर्नमेंट, ट्रेडमार्क मतलब जो लोगो होता है ना सर बिजनेस का, एज पर गवर्नमेंट अगर ट्रेडमार्क का मतलब कुछ और होता है, क्या है ना, आजकल बहुत सारे प्रोपागंडा भी चलता है। ठीक है, अपना अपना प्रोपागंडा चलाना है। ठीक है, तो कोई ट्रेडमार्क में ऐसा कोई साइन यूज कर रहा है जो मे बी एंटी गवर्नमेंट है, मे बी जो एंटी इंडिया है, जो जोड़ने का नहीं तोड़ने का बात करता है। बात समझ रहे हो? जोड़ने का नहीं तोड़ने का बात करता है। तो जो भी ऐसी चीजें बहुत लोग देखने को मिलता है सर, हर बात में अपना झंडा बना लेता है, डेमोक्रेसी राइट बोल के, डेमोक्रेटिक राइट बोल के अपना झंडा बना लिया, डेमोक्रेटिक राइट बोल के अपना लोगो बना लिया, डेमोक्रेटिक राइट बोल के अपना अलग से ट्रेडमार्क बना दिया। बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट के नाम पे कुछ भी नहीं चलेगा सर।
ठीक है, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, अगर आप लोग थोड़ा कॉन्शियसली देखते हो तो शायद आपको भी समझ में आएगा कि एक चीज आपको कॉमन सेंस में समझना चाहिए सर, अच्छा कौन है और बुरा कौन है। इसको समझने का एक सिंपल तरीका जो मैं समझता हूँ मैं आपको बता दूं। अगर किसी का बात जोड़ने का बात करता है तो समझ जाना वो सही है, और किसी का बात अगर तोड़ने का बात करता है, चाहे वो कितना भी सही हो, वो कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि तोड़ के कभी सही चीज हो नहीं सकता सर। तोड़ के कुछ भी सही नहीं हो सकता। सर ये कैसे आपने बोल दिया? सर ये लॉन्ग टर्म बात है, शायद आज नहीं समझ में आए बट कल समझ में आएगा। दुनिया में कोई भी चीज तोड़ के, किसी भी चीज तोड़ के सोल्यूशन आज तक ना तो कभी हुआ है और ना कभी हुआ। जोड़ के हर चीज का सोल्यूशन हो सकता है, और वो लाइफ लॉन्ग हो सकता है, जिंदगी भर के लिए हो सकता है। सर कैसे? सर ये चीज मैं बोला ना आपको, अगर किसी को ये बात समझ में आ जाएगा तो अभी आ जाएगा, जिसको नहीं आएगा आज नहीं तो कल आएगा, मे बी 100 साल बाद आएगा, फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके सर, आगे बढ़ो। आप नाम रिजर्वेशन पे चलो, सेक्शन 16। सर सेक्शन याद रखना है क्या एग्जाम के लिए? बिल्कुल याद रखना है। रिजर्वेशन ऑफ नेम पहले ही बता दिया सर। जैसे मैं आप आजकल एक चलता है ना, डोमेन रजिस्टर करने वाला, जैसे मानो ksg_.com, ठीक है, ये मेरा साइट है, ठीक है, ये मेरा रजिस्टर्ड है। या फिर ksg_.in, एक सेकेंड, या फिर ksg_.in, कहना ये चाह रहा हूँ कि चाहे .in हो चाहे .com हो, ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हो सर, ठीक है, जैसे कि आप ये देख, तो चाहे .com हो .in हो, ये रजिस्टर्ड है मेरा, लेकिन सर ये तो डोमेन है, कंपनी तो नहीं है। ये सर कंपनी नहीं है, डोमेन है मेरा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप सर, सिंपल। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि अगर आपको कंपनी मतलब एलएलपी बनाना है ना, तो रजिस्टर नाम रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक जैसे डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए चलता है ना, गोडैडी, हाँ गोडैडी पे आओ, आज ही अपना बिजनेस को रजिस्टर करवाओ, है? या फिर और भी कंपनी है जैसे ब्लू होस्ट, बहुत सारे कंपनी है सर, ठीक है, लेकिन गोडैडी का ऐड चलता है, शायद आप लोग रिलेट कर लो, ठीक है, तो यहाँ पर लोग अपना वेबसाइट को रजिस्टर करवाते हैं। सर ये ऑफिशियल सरकारी नहीं है सर, ठीक है, लेकिन ये नेट दुनिया में, इंटरनेट दुनिया में अप्रूवल हो जाते हैं सर। एक नाम पे दो अलग अलग बिजनेस नहीं हो सकते, नाम कॉपी नहीं चलेगा। सिमिलरली ऑफिशियली रजिस्टर्ड वर्ल्ड में, देश के अंदर जो नियम कानून है, उसमें भी आप अपना नाम को रिजर्व करें। जैसे मैं आपको एलएलपी एक्ट के तहत भी दिखा रहा था एमसीए के पेज पे, ए पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकम्पेनिड बाय सच फी, जो भी फी होगा स्टेट वाइज, नेम ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी, द नेम टू विच एलएलपी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, नाम चेंज भी करवा सकते हो फॉर्म भर के। अपॉन रिसीप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 of section 16 and payment of prescribed fee, the register ROC if he satisfied subject to the rule prescribed by the central government, सब कुछ ठीक ठाक है तो आपका नाम को रिजर्व कर दिया जाएगा। रिजर्व द नेम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्टर। जिस दिन इंटीमेट करोगे उसके 3 महीने के अंदर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के तहत आपको दे देगा, मतलब सॉरी सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के तहत अगर दे भी रिजर्व भी कर सकता है और मे भी रिजेक्ट भी हो सकता है। और जैसे आप भरोगे 3 महीने के अंदर, आपको इंटीमेशन के बाद 3 महीने के अंदर आपका नाम, मतलब बिजनेस का नाम को रिजर्व किया जाएगा। ये देखो एमसीए सर्विस में जाके हम लोग देख रहे थे ना, एलएलपी सर्विस में जाके, ठीक है, चेक एलएलपी नेम, फाइंड एलएलपी इनकॉर्पोरेशंस, ठीक है, हर चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चेंज एलएलपी इंफॉर्मेशन, एनुअल ई फाइलिंग, एवरीथिंग यू विल गेट हियर, ठीक है। और फॉर्म का डिटेल्स तो मैं आपको दिखा ही दिया सर, है ना, आप चेक कर सकते हो सर कि कौन सी चीज के लिए क्या फॉर्म का नाम है। और आप इसको अपनी कॉपी में लिखने के टाइम पे जब आप खुद का नोट बनाते हो ना, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हर चैप्टर के ऊपर नोट बनाते हो, क्योंकि सर मेरा काम होता है आपको समझा देना, बाकी आप अपना नोट बना लो, कौन मना करता है।
हर स्टेज में काम आएगा। और नोट बनाने के टाइम पे ये जो साइड बाय साइड में एक्स्ट्रा चीज बताते रहते हो ना, वीडियो को ऑन करके लिख लेना, जो शायद आपको किताब में नहीं मिलेगा, है ना। अगर किताब में नहीं मिलता है तो आप साइड बाय साइड लिख लेना कि इस काम के लिए ये फॉर्म होता है, उस काम के लिए ये फॉर्म होता है। ठीक है, ये काम आएगा सर। सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में जैसे एक चैप्टर आता है ना आपका, क्या बोलते, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज बोल के, ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव में आता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। उसमें ये सब फॉर्म का बहुत जरूरत पड़ता है, बहुत जरूरत पड़ता है। द चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी सेक्शन 17, ठीक है, नाम चेंज करना है। अगेन प्रोसेस फॉलो करो, नाम चेंज कर दो। ठीक है, प्रोसेस फॉलो करो, नाम चेंज करो। Central government may direct such LLP to change its name. The LLP shall comply with the said directions within 3 months after the date of direction or such longer period as central government may allow. ठीक है, नॉर्मली 3 महीने या उससे ज्यादा टाइम भी हो सकता है। ठीक है, नाम चेंज करवा जा सकता है, अगर ठीक नहीं लगा तो रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके सर, एनी LLP fails to comply with the directions given under subsection 1 shall be punishable with fine. अगर नाम चेंज के ऊपर बेस करके कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लायंस अगर LLP जो बना रहे वो फॉलो नहीं करता तो उन पे फाइन लगता है, कम से कम 10,000, मैक्सिमम 5 लाख। डेजिग्नेटेड पार्टनर उस एलएलपी का जो भी होगा, नाम चेंज को लेकर अगर कुछ भी गड़बड़ करता है, पनिशेबल है डेजिग्नेटेड पार्टनर, कम से कम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख। सर ये सब रूल याद रखना है क्या फाइन का? हाँ सर, तभी तो बोला। हो गया सर, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिए इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड। आपको क्या करना है? कुछ नहीं सर, समरी। Name reservation करो. The first step to incorporate LLP is reservation of name of LLP. Application has filed E-Form 1 for ascertaining availability and reservations of the name of the LLP. After reserving a name, user has to file E-Form 2 for incorporating a new limited liability partnership. E-Form 2 contains details of LLP proposed to be incorporated, partner, designated partner, details and consent of the partner, designated partner to act as a partner, and designated partner मतलब कौन नॉर्मल पार्टनर है, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना। डेजिग्नेटेड पार्टनर में एटलीस्ट एक इंडियन होना चाहिए, मतलब इंडियन सिटीजन हो, मतलब रेसिडेंशियल ऑफ इंडियन होना चाहिए। Execution of LLP agreement is mandatory as per section 23 of the act, and LLP agreement is required to be filed with the registrar in E-Form 3 within 30 days of the incorporation of LLP. रजिस्टर के पास जैसे इनकॉर्पोरेशन हो जाए उसके 30 डेज के अंदर रजिस्टर करवा लो एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये है समरी जो इतना देर से पढ़ के आ रहे हैं। बोलो सर, बात समझ में आया आप लोगों को? एलएलपी इनकॉर्पोरेशन करने का प्रोसेस, ठीक है। बस जब आप लोग रियल लाइफ में काम करोगे ये सब प्रोसेस को फॉलो करना, और अभी एग्जाम के लिए याद रखना है, एग्जाम के लिए याद रखना है, रियल लाइफ के लिए जब काम करोगे बस फॉलो करना है। सर बस इतना करने से ही होगा? हाँ सर, डू योर ड्यूटी, जितना बोलता है उतना करो, काफी है, ज्यादा ज्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करो। एलिजिबिलिटी टू बी ए पार्टनर, एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर सेक्शन 22। On incorporation of LLP, the person who subscribed their names to the incorporation document shall be its partner, and any other person may become a partner of the LLP by an in accordance with the LLP agreement. तो रिलेशनशिप का क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट सर। एलएलपी के अंदर पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, जैसे पार्टनरशिप में भी हम लोगों ने देखा था कि रिलेशनशिप है पार्टनरशिप, वैसा ही एलएलपी के अंदर भी रिलेशनशिप देखना बहुत जरूरी है। Save as otherwise provided by this act, the manual mutual rights and duties of the partners of an LLP and the mutual rights and duties of LLP and its partner shall be governed by the LLP agreement between the partner. मतलब जो कुछ भी गवर्न होगा LLP agreement के तहत होगा, ठीक है, between the partner और between the LLP as it and its partner। मतलब LLP के साथ पार्टनर का जो कनेक्शन है और LLP एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है जो पार्टनर ने बनाया था अपने एग्रीमेंट के टाइम पे। LLP agreement and any changes if any made therein, जो भी चेंजेस करोगे अगर एग्रीमेंट में, रजिस्टर को फाइल करो, फॉर्म लो, और जो भी चेंज करोगे एग्रीमेंट में उसके तहत जरूरत का फी भर के चेंज कर लो, चेंज करवा सकते हो। एग्रीमेंट चेंज बिल्कुल हो सकता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में एग्रीमेंट में अगर कुछ भी आप पार्टनर्स के बीच में कोई पर्टिकुलर पॉइंट में मतभेद है तो उसको बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन जो भी करोगे रजिस्टर को फाइल करना है। An agreement in writing made before the incorporation of LLP between the person to subscribe their names to the incorporation document may impose obligations on the LLP, provided such agreement is ratified by all the partners। सबका acceptance चाहिए
after the incorporation of the LLP. In the absence of agreement as to any other matter, the mutual rights and duties of the partners and mutual rights and duties of the LLP and partners shall be determined. एक बार एक्सेप्टेंस हो जाए एग्रीमेंट, फिर उसके बाद सबको फॉलो करना है सर, सिंपल बात। एग्रीमेंट बनने के बाद क्या है, सबको फॉलो करना। हर एग्रीमेंट में ऐसे ही होता है, चाहे जिंदगी का हो या पार्टनरशिप का। जिंदगी का एग्रीमेंट भी होता है क्या? अरे सर होता है ना, जैसे मानो कि शादी, मैरिज, हाँ सर, मैरिज में भी जब तक मैरिज नहीं होता है किसी के ऊपर किसी का कोई राइट नहीं, ठीक है। लेकिन मैरिज के बाद राइट का बात आ जाता है, हस्बैंड का राइट, वाइफ का राइट, हाँ सर, अधिकार का बात आता है, सवाल आता है। आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। रिसेंटली हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने, कल ही एक कोई न्यूज़ देख रहा था कि ऐसा एक न्यूज़ आया है कि अगर कोई लड़की शादी के बाद अपने ससुराल में नहीं रहते हैं, ठीक है, या फिर एक एक केस हुआ है सर, ठीक है, अगर वो अपने फादर इन लॉ मतलब ससुराल में, मतलब अपने हस्बैंड के घर में नहीं रहते हैं, या फिर हस्बैंड को अपने माँ बाबा से अलग करने का कोशिश करता है, ठीक है, अगर ऐसा प्रूव हो जाता है, ठीक है, तो एक जजमेंट आया है रिसेंटली, तो इस केस में हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग नियम आ जाता है, तो आप समझ रहे हो ना, कुछ चीजें निभाना पड़ता है सर। एग्रीमेंट, शादी में एग्रीमेंट होता है क्या सर? देखो, शादी एक सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है, शादी जो है एक सोशल एग्रीमेंट है, तो वहां पर सामाजिक विषय होता है ना। ऐसा नहीं कि आज शादी कर लिया, कल छोड़ दिया, कल भाग गया, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ सर, एक बंधन होता है ना, बोलते क्या इंडियन समाज में, शादी एक पवित्र बंधन होता है। तो मेरा कहने का मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे जिंदगी का पार्टनरशिप हो या चाहे बिजनेस का पार्टनरशिप, एक बार रजिस्टर होने के बाद फॉलो करो, फॉलो करो। सर सोशल में कैसे फॉलो करेंगे? अगर कुछ चेंज करना हो तो सर सामाजिक मैटर में चेंजेस आपस में होता है, मतलब हम लोग नॉर्मल वे में इसको चेंज करवा सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस का मैटर हो तो लीगली करना पड़ता है, बस इतना सा फर्क है। लेकिन सर इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि हर लॉ सेम है? सर हर लॉ सेम नहीं है, हर लॉ का जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम, पालन करना हो, अबाइड बाय द लॉ। ओके सर, चलो आगे बढ़े। सिजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, सेक्शन 24, पार्टनरशिप इंटरेस्ट सीज हो जाता है। सिजेशंस, a person may cease to be a partner of LLP in accordance with an agreement with the other partner, or in absence of agreement with the other partner as to cessation of being a partner by giving a notice in writing of not less than 30 days to the other partner of his intention to resign as partner. अगर आप पार्टनरशिप से रिजाइन करना चाहते हो तो कम से कम 30 दिन पहले बता दो, नॉट लेस देन 30 डेज अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन एज, ठीक है, कम से कम 30 दिन पहले बता दो कि भाई मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता। तो 30 दिन के अंदर पार्टनर्स को भी समझ में आ जाएगा कि उनको क्या करना है। ए पर्सन शैल सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ एन एलपी। अच्छा, क्या क्या कारण से एक पार्टनर का मतलब सीजेशन आ जाता है सर? ऑन इज डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी, या तो एलएलपी डिसॉल्व हो गया या फिर पार्टनर का डेथ हो गया। इफ ही इज डिक्लेयर्ड टू बी एन अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर पागल घोषित कर दिया गया है बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, आस पड़ोस वाले नहीं, कोर्ट ने बोला। जैसे जैसे बोले ना, कल एक जजमेंट में पढ़ रहा था, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया मैरिज के ऊपर, एक छोटा सा पॉइंट था, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में पहले जज कोर्ट में फाइल किया था फाइल, उसके बाद हायर कोर्ट में है, कोलकाता हाई कोर्ट में है। अब इसके बाद भी अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट जजमेंट देता है किसी के बारे में कि ये बंदा पागल है, तभी उसको पागल मानेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। It is declared to be unsound mind if he has applied to be adjudged as insolvent or declared as an insolvent। अगर कोई इंसॉल्वेंट घोषित किया गया है या फिर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, तो फिर उनको भी पार्टनर से सीज कर दिया। दिवालिया इंसान तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, तो दिवालिया इंसान के साथ पार्टनर की पार्टनरशिप कैसे बनेगी? तो सीज कर दिया जाएगा। तो ये केसेस है कि कब एक पार्टनर का एलएलपी में, सर ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ऐसा होता है, एक पार्टनर का पार्टनरशिप से कैसे सीजन होता है, सीज कर दिया जाए, ठीक है, तो या तो रिजाइन करे या फिर बाकी केसेस।
when a person has ceased to be a partner of an LLP, the former partner is to be regarded as still being a partner of the LLP. अगर मानो कोई पार्टनर चला गया तो नेक्स्ट पार्टनर क्या पार्टनर रहेगा? यस, ठीक है. Where a person has ceased to be a partner of an LLP, herein referred to as former partner, the former partner is to be regarded as still being a partner of the LLP unless the person has noticed that the former partner has ceased to be a partner of the LLP. The notice that the former partner has ceased to be a partner of the LLP has been delivered to the registrar. ठीक है, मतलब अगर किसी ने अपना पार्टनरशिप को सीज किया है तो अपने फॉर्मर पार्टनर को नोटिस दे और रजिस्टर को भी बताए कि मैं और पार्टनर नहीं हूँ. अगर आप ये नहीं करते हो तो तब भी आपको पार्टनर माना जाएगा, भले ही आपने पार्टनरशिप छोड़ दी. लेकिन इंटीमेशन देना जरूरी है. The cessation of partnership from the LLP does not by itself discharge the partner from any obligations to the LLP or to the other partner, to any other person which is incurred with while being a partner. मतलब अगर आप कभी किसी LLP से सीज हो जाते हो, मतलब छोड़ देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका कोई ऑब्लिगेशन है LLP के प्रति, ठीक है, या फिर कोई अदर पार्टनर के प्रति, वो खत्म नहीं होता. मानो अगर आपने किसी पार्टनर से कोई लोन लिया था या LLP के कोई अमाउंट आपका ड्यू है LLP के प्रति, तो ये सब क्लियर करके जाओ. पार्टनरशिप जा रहे कोई बात नहीं सर, बट ऑब्लिगेशन नहीं जाता है. आपका जो लाइबिलिटी है, लीगल ऑब्लिगेशन से, वो सब फुलफिल करके जाओ. सिंपल बात है सर. बंदा अपना ड्यूज चुका के तभी जाएगा. हाँ, जो भी ड्यूज है जिसके साथ भी है कंप्लीट करके जाओ भाई. ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करके जाना होता है. ये जिंदगी का भी रीत है, पता है. जितना गलती पहले करोगे बाद में वो गलती भुगतना पड़ेगा. जैसे आप लोग आप लोग भी ये चीज एक्सपीरियंस करते होंगे, मैं भी अपने लाइफ में करता हूँ सर. जैसे मान लो कि नॉर्मल टाइम में पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम में क्या करना होता है? हाँ सर, एग्जाम टाइम में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है कि नहीं पढ़ना पड़ता? मतलब जो तुमने पहले नहीं किया वो ड्यू अभी चुकाना पड़ता है. तो ड्यू तो चुकाना पड़ेगा. हेलो, समझ में आ रहा है? क्या रे? हाँ सर. Yes, sir. ओके सर, चलो आगे देखते हैं. The wherein partner of an LLP ceases to be a partner unless otherwise provided in the LLP agreement, the former partner or a person entitled to his shares in consequence of the death or insolvency of the former partner shall be entitled to receive from the LLP an amount equal to capital contribution of the former partner actually made to LLP and his right to share in the accumulated profit of the LLP after the deductions of accumulated losses of the LLP determined as the date of the former partner ceases to be a partner. कहना ये चाहता है, जैसे ऑब्लिगेशंस के ऊपर बात किया गया, वैसा ही अगर कोई पार्टनरशिप से सीज कर रहा है अपने आप को, लेकिन पार्टनरशिप में अगर उनका कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियसली जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया था अपने पार्टनरशिप में उसमें उनका अधिकार जरूर रहेगा, है ना. जब तक वो पार्टनर थे तब तक उनका जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उतने में उनका जरूर अधिकार रहेगा. ठीक है, जो इनको LLP से वो क्लेम कर सकता है shall be entitled to receive from the LLP. जो LLP वो छोड़ दिया है या छोड़ रहा है उनसे capital contribution of the former partner actually made to the LLP and his right to share in accumulated profit. मतलब LLP ने जितना प्रॉफिट किया है, ठीक है, अप टू कब तक? जब तक वो LLP में है. या फिर अगर कोई लॉस भी किया है, ठीक है, उसका भी हकदार बनेगा. प्रॉफिट लेगा तो लॉस भी लेना पड़ेगा. डिटरमाइन एज द डेट ऑफ द फॉर्मर पार्टनर सीजेस टू बी पार्टनर. ठीक है, तो जब तक वो पार्टनर रहा है, जब तक पार्टनरशिप सीज नहीं हुआ है, तब तक का प्रॉफिट में, तब तक का लॉस में अधिकार बिल्कुल रहेगा. प्रॉफिट में भी रहेगा, लॉस में भी रहेगा. सर लॉस मतलब लॉस, लॉस में और क्या होता है? कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन लॉस हुआ है तो अधिकार के बल में. प्रॉफिट भी होगा तो जितना दिन आप पार्टनर रहे हो उतने दिन के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा accumulate आपको मिलेगा. A former partner or a person entitled to his shares in consequence of the death or insolvency of the former partner shall not have any right to interfere in the management of the LLP. ठीक है, shall not have any right to interfere in the management of the LLP. A former partner or a person entitled to his share in consequence of the death or insolvency of the former partner. अगर कोई बिजनेस से एक बार चला जाए, चाहे वो कोई भी रीजन से हो, ठीक है,
इंसॉल्वेंसी से हो, ठीक है, उसके बाद उनका मैनेजमेंट में कोई अधिकार नहीं रहता है। ऑब्वियस बात है क्योंकि आप फॉर्मर हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स, सेक्शन 25 पार्टनर चेंज के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करता है। सिंपल बात है, फॉर्म भरो और अगर आपका रजिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस है तो चेंज करो। एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस। अगर पार्टनर का एड्रेस बदल रहा है, नाम बदल रहा है, ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days ऑफ सच चेंज, एलएलपी को पहले बताओ। LLP shall, where a person becomes or ceases to be a partner, file a notice to the register within 30 days from the date of becomes ceaser to be a partner. मतलब अगर आप पार्टनरशिप छोड़ रहे हो तो भी आप 30 दिन के अंदर बता दो कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ओके, टाटा बाय बाय कर रहा हूँ। When there is any change in the name or address of the partner, file a notice with register within 30 days of such change. तो ये सब कुछ बेसिक्स बातें हैं, प्लीज एक बार गो थ्रू करना, समझ में आ जाएगा। If the LLP contravenes the provision of subsection 2, the LLP and every designated partner, मतलब सेक्शन के 25 के तहत, सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 के तहत अगर LLP अपना चेंजेस के बारे में, पार्टनर्स ने चेंजेस के बारे में जो रूल्स रेगुलेशन है फॉलो नहीं करता है तो उनको फाइन देना पड़ता है सर। कम से कम 2000, मैक्सिमम 25,000 तक जा सकता है, लेकिन ये फाइन एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए, एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए। If partner contravenes the provisions, if any partner, not designated partner, and such partner shall be punishable with fine, वो भी कम से कम 2000, मैक्सिमम 25 तक जा सकता है। Any person who ceases to be a partner of LLP may himself file with the register the notice referred to in subsection 3 if he has reasonable cause to believe that LLP may not file a notice with the register, and in case of any such notice filed by a partner, the register shall obtain a confirmation to the effect of the LLP unless the LLP has to also file such. However, where no confirmation is given by the LLP within 15 days, the register shall register the notice made by a person ceasing to be a partner under this section. कहना ये चाहता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, सीज हो गया उनका पार्टनरशिप, या तो वो बता दे, नॉर्मली एलएलपी को ही बताना चाहिए कि दैट पर्टिकुलर पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है या सीज हो चुका है उनका पार्टनरशिप। अगर वो नहीं बोलता है, जो पार्टनर है वो अगर रजिस्टर को बता देता है तो भी चलेगा, ठीक है। हाउएवर अगर ऐसा कोई कंफर्मेशन एलएलपी की तरफ से नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर, तो आरओसी की मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज क्या बोलेगा, शैल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय अ पर्सन, मतलब जो जिनका पार्टनरशिप सीज हो रहा है उनके नोटिस के तहत 15 दिन के अंदर बात को कंफर्म मान लिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली एलएलपी को भी बोलना चाहिए, बट एलएलपी नहीं बोलेगा तो पार्टनर जो जिनका सीज हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी बनता है सर। क्यों? क्योंकि अगर बाद में कोई ऑब्लिगेशन आएगा ना तो फिर पार्टनर को भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर आपका एलएलपी से आप जा रहे हो तो आप बता दो। ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग पार्टनरशिप में भी पढ़े थे, ऐसा केसेस। अगर आप जा रहे हो तो आप आरओसी में बोल दो कि भाई मैं जा रहा हूँ। सेक्शन 26 एंड 27 का एरिया है एक्सटेंड एंड लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर, कि आपका लायबिलिटी कितना तक एक्सटेंड कर सकता है और कहां तक आपका लायबिलिटी लिमिटेड है। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, बात समझ में आ रहा है सबको? बोलो सर। सब कनेक्टेड है या नहीं रे? सब आप सबके समझ में आ रहा है? Yes, हाँ sir. सर। देख लो सर, आराम से देखो, समझ में सब आएगा। Partner as agent, section 26. Every partner of an LLP is for the purpose of the business of the LLP, the agent of the LLP, but not of the other partners. अगर A, B, C, D किसी LLP का पार्टनर है तो इसका मतलब है कि वो LLP का पार्टनर है, और वो इसका मतलब भी ये होता है कि ABCD एंड LLP, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके साथ लिया था, बाईपास ढाबा। हाँ सर, बाईपास ढाबा एक पार्टनरशिप फार्म है, LLP फार्म है, ठीक है। बाईपास ढाबा में जो लोग पार्टनर्स हैं, बात को समझे, बाईपास ढाबा में जो एलएलपी ये जो ढाबा है, इस ढाबा में जो लोग पार्टनर हैं, ध्यान से बात को समझना, इन पे मानो कि कोई ABCD है, मैं एग्जैक्टली किसी का नाम नहीं जानता तो इसलिए मैं ABCD बोल रहा हूँ। तो ABCD किसका एजेंट है सर? ABCD बाईपास ढाबा का एजेंट है। बाईपास ढाबा कौन है? बाईपास ढाबा एक एजेंट। तो बाईपास ढाबा में जो पार्टनर है वो उनका एजेंट, बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर।
पर नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस में अलग होता है। रेगुलर पार्टनरशिप जो 1932 वाला एक्ट है उसमें क्या होता है, हर कोई एक दूसरे का एजेंट होता है और एक दूसरे का प्रिंसिपल होता है। बट यहाँ पर बात बदल जाता है। 2008 एक्ट के तहत बात बदल जाता है। क्या बदल जाता है? बात ऐसा हो जाता है कि अगर आप एलएलपी का पार्टनर हो तो आप एलएलपी का एजेंट हो, एक दूसरे का एजेंट नहीं। आई थिंक क्लियर है। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी सेक्शन 27 में बताता है LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if the partner in fact has no authority to act for the LLP in doing a particular act. The person knows that he has no authority or does not know or believe him to be a partner of the LLP. कहना ये चाहता है LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person. LLP किसी पार्टनर के किसी काम पे बाउंड नहीं है। मतलब मानो कि कोई पार्टनर, जैसे मैं आपको बोला बाईपास ढाबा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बाईपास एलएलपी को ले सकते हो। बाईपास ढाबा एलएलपी जो है इनका कोई पार्टनर है, ठीक है। तो बाईपास ढाबा एलएलपी इज नॉट बाउंड एनीथिंग डन बाय ए पार्टनर। से फॉर एग्जांपल बाईपास ढाबा में 4 पार्टनर है ABCD। इसमें ए ने कुछ ऐसा किया डीलिंग विद ए पर्सन इफ द पार्टनर इनफैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट। अगर मानो ए ने कोई काम कर रहा है जिसका अथॉरिटी नहीं है उस काम को करने का, तो अगर ए का अथॉरिटी नहीं है फिर भी ये कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एलएलपी लायबल हो जाए। ए का अथॉरिटी नहीं है फिर भी ये कर रहा है तो अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो ए संभालेगा, ठीक है। द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। ऐसे सिचुएशंस में भी जो भी ऐसा काम करेगा वो लायबल होगा, एलएलपी लायबल नहीं। तो यहाँ पर कहना ये चाहता है कि एलएलपी का लायबिलिटी कहाँ तक जा सकता है। सर पार्टनर अपना अथॉरिटी के बाहर जाके काम करेगा और आके बोलेगा एलएलपी लायबल है, नहीं सर। लिमिटेड लायबिलिटी का ऐसा मिसयूज नहीं कर सकता। LLP is liable if a partner of LLP is liable to any person LLP is liable if a partner of an LLP is liable to any person as a result of a wrongful act or omission on his part in the course of business of the LLP or with his authority. Authority के साथ अगर कोई wrongful काम हो जाता है तो LLP liable है, but authority नहीं है फिर भी गलत किया है तो फिर LLP liable नहीं। An obligation of LLP whether arising in contract or otherwise shall be solely the obligation of the LLP. LLP जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसका पूरा नैतिक लायबिलिटी ऑब्लिगेशन LLP पे आएगा। The liability of the LLP shall be made out of the property of the LLP. LLP का लायबिलिटी LLP अपने प्रॉपर्टी से देगा। जैसे बाईपास ढाबा का जो प्रॉपर्टी है, जैसे मानो कि बाईपास के साइड में ये करोड़ों का जमीन, ठीक है, LLP का सिंपल जो नजर आ रहा है सर, ये जो ढाबा का कंस्ट्रक्शन, ढाबा का बिजनेस का गुडविल, यही इसका एसेट्स। बाईपास ढाबा जिस रास्ते के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, बाईपास के ऊपर, मतलब मोर देन करोड़ इसका वैल्यूएशन है, नो डाउट सर। मोर देन करोड़ इसका लैंड का वैल्यूएशन, मोर देन करोड़ इसके बिल्डिंग का वैल्यूएशन। मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे दूं, ठीक है, करोड़ के ऊपर होगा गारंटी है। उसके साथ साथ बिजनेस का गुडविल जो है, ठीक है, तो कम से कम 50 ज्यादा हो जाएगा, 10 करोड़ तो मान के चलो, ठीक है। तो अगर इसका 10 करोड़ का पूरा बिजनेस वैल्यूएशन या प्रॉपर्टी है, कम से कम मान के चलते हैं, तो इसी से अपना लायबिलिटी चुकता करेगा। एक एग्जांपल लिया रे बाबा, कोई बैलेंस शीट लायबिलिटी देख नहीं रहे, देख के नहीं बताया मैं। अब ऐसा बोलोगे तो फिर बाईपास दवा का बैलेंस शीट देखना पड़ेगा कि कितना लैंड है, कितना बिल्डिंग है, हाँ, क्या जमीन जायदाद है, क्या बिजनेस का क्या वैल्यूएशन है, चेक किया जा सकता है, सब चेक किया जा सकता है, चेक करके हर चीज समझा जा सकता है। सर कैसे समझते हैं सर? सर जो लोग स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल का क्लास करते हैं ना, रिसर्च एनालिस्ट पढ़ाई करते हैं NISM के लिए या फिर CSEMA फाइनल के लिए, ठीक है, तो उनको मैं पढ़ाता हूँ। CSEMA फाइनल एज वेल एज NISM रिसर्च एनालिस्ट का जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको पढ़ाया जाता है सर कैसे बैलेंस शीट को पढ़ना है, क्या रिसर्च करना है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, तो एक LLP का लाइबिलिटी कहां तक जा सकता है 27 बताता है। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर कितना तक जा सकता है। पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल directly or indirectly for an obligation referred to in subsection 3 of section 28. LLP के किसी भी काम पे पार्टनर पर्सनल लायबल नहीं है। मतलब LLP ने लोन लिया तो लोन का लायबिलिटी LLP चुकाएगा,
नहीं चुका पाएगा तो एलएलपी के एसेट बेच के दिया जाएगा, बट कोई पर्सनल एसेट्स ऑफ किसी पार्टनर के एसेट्स पे हाथ नहीं जाएगा। सिंपल बात। सेक्शन 27 सबसेक्शन 3, मतलब जस्ट बिकॉज कि वो एलएलपी का पार्टनर है, कि वो बाईपास ढाबा का मालिक है, इसका मतलब ये नहीं कि बाईपास ढाबा ने लोन लिया है तो पार्टनर होने के नाते उसको भी वो लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा। नहीं, पार्टनर का पर्सनल एसेट, मानो पार्टनर का सॉल्ट लेक में घर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्ट लेक का घर एकदम सुरक्षित। अगर कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, फ्रॉड होगा तो सॉल्ट लेक का घर भी जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? फिर ये বুঝতে পারছিস কি পারছিস না? सब कनेक्टेड हो? असीमा, आयन, नील, संपत, शिवास, नयनी, समझ में हाँ आ रहा सर। है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ओके सर, हाँ सर। ठीक है सर। तो ये है सर, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 of this section shall not affect the personal liability of a partner for his own wrongful act or omissions, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner of the partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner। मतलब ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पार्टनर की गलती के कारण भी आपका पर्सनल एसेट दांव पे लगेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो पार्टनर का लायबिलिटी सीमित है, ठीक है। अगर एलएलपी के प्रति उनका कोई लायबिलिटी है कि उनका कुछ बाकी है, मानो बाईपास ढाबा में जो पार्टनर है वो बाईपास ढाबा को बोला था कि मैं इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाला था, मानो कैपिटल कंट्रीब्यूट करना था 50 लाख, एबीसीडी पार्टनर है, उनमें से मानो ए जो है वो 50 लाख में से 25 लाख देके रखा है, अभी 25 लाख बाकी है, तो 50 लाख का डिमांड तो कर ही सकता है एलएलपी, है ना, कर ही सकता है, वो तो देना पड़ेगा। लेकिन एलएलपी के किसी ऑब्लिगेशंस पे या कोई पार्टनर की किसी गलती पे किसी दूसरे पार्टनर को भुगतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। होल्डिंग आउट क्या होता है सर? एनी पर्सन, सेक्शन 29, एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय कॉन्टैक्ट, या तो बोल के या तो लिख के या फिर कॉन्टैक्ट, मतलब ऐसा कुछ किया है, ऐसा कोई हरकत किया, कोई एक्टिविटी किया, कोई नाटक किया, कोई संग रचा। हाँ, संग समझते हो? ठीक है, स्वांग जिसको हिंदी में स्वांग बोलते हैं, बंगाली में हम लोग बोलते हैं सॉन्ग, ठीक है। सॉन्ग मतलब नॉट गाना, इट्स अ नाटक, ठीक है। अब ऐसा कुछ नाटक कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, ठीक है, स्वांग रच रहे हो, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन रियलिटी। मतलब ऐसा हरकत करके दिखा रहे हो कि जैसे तुम बिजनेस का पार्टनर हो, बट वास्तव में आप नहीं हो। मानो बाईपास ढाबा में 4 पार्टनर था, लेकिन एक ई पार्टनर है, लेकिन वो पार्टनर नहीं है, बट वो स्वांग रच रहा है कि वो पार्टनर है। मैं हूं नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि मैं हूँ, लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। या फिर कोई गलत इंटेंशन है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन एलएलपी, ठीक है, इज लायबल टू एनी पर्सन हु हैज ऑन द फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंट। मतलब मानो कि ए बी सी डी नॉर्मली पार्टनर है, ई पार्टनर नहीं है, पर इनके साथ हमेशा रहते हैं। ये अपना ऐसा कोई पार्टी मीटिंग था, ठीक है, 5 स्टार होटल में, मानो क्या है, आईटीसी रॉयल बंगाल में, ठीक है, आईटीसी रॉयल बंगाल में, आईटीसी रॉयल बंगाल आजकल कोलकाता का सबसे हॉट डेस्टिनेशन है रे बाबा। हाँ, इसी इसी रास्ते में पड़ता है, बाईपास ढाबा क्रॉस करते ही आप लोगों को आईटीसी रॉयल बंगाल दिख जाएगा, बड़े बड़े 7 स्टार एकदम। हाँ, कितना स्टार मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, बट मुझे लगता है कि 7 स्टार कैटेगरी में ही आएगा। ऐसा लगता है कि कोई इंडिया में नहीं है सर, बाहर कहीं आ गए, सीरियसली, मतलब बहुत ही बेईमाना लगता है। बाकी कोलकाता को देखो और आईटीसी रॉयल बंगाल को देखो, ऐसा लगता है कि ये इंडिया में हो नहीं सकता, मतलब, ठीक है, जो भी हो, आप देख सकते हो कि आईटीसी रॉयल बंगाल सच में रॉयल है, सच में रॉयल है। बाप रे बाप। हाँ, ये होटल देखने में बाहर से भी बहुत सुंदर। तो चलो मानो कि एबीसीडी ई
सब कोई दोस्त मतलब पार्टनर पार्टी कोई मीटिंग कर रहे हैं, ई आईटीसी रॉयल बंगाल में मीटिंग में है, तो जो डील के लिए कोई आया है तो ई के साथ डील कर रहा है, तो ई एक्चुअल में कोई पार्टनर नहीं है, पर जो मानो मिस्टर जेड है उनको लग रहा है कि ई इज ऑल्सो पार्टनर विथ एबीसीडी, ठीक है, उनके हरकत से ऐसा ही लग रहा है, बट वास्तव में वो प्रैक्टिकली वो नहीं है। तो इज लायबल टू एनी पर्सन, अगर वो कुछ भी ऐसा करेगा तो उस पर्सन के प्रति वो पर्सन इन होल्डिंग आउट लायबल हो जाएगा। Who has on the faith of any such representation given credit to the LLP, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that representation has reached the person to giving credit. Okay. However, where any credit is received by the LLP as a result of the representations, the LLP shall, without prejudice to the liability of the person who representing himself or represented to be a partner, be liable to the extent of credit received by it or any other financial benefit derived there. मतलब नॉर्मली जो अपने आप को एक्टिंग के तहत भी करेगा वो तो लायबल रहेगा ही, बट अगर एलएलपी को ऐसा कोई लोन वगैरह मिल जाता है, कोई क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाता है, तो एलएलपी भी उस पर्टिकुलर लायबिलिटी मतलब लोन के लिए लायबल बन जाएगा। अगर कोई पार्टनर इन होल्डिंग आउट के हरकत के कारण एलएलपी कोई अमाउंट रिसीव करता है, मतलब भले ही वो पार्टनर नहीं है, भले ही वो पार्टनर नहीं है, बट अगर कोई बेनिफिट एलएलपी लेता है उस पर्टिकुलर डील से, उसका भी एलएलपी को भी उसका फाइनेंशियल बेनिफिट अगर डिराइव होता है तो उसको भी एलएलपी ऑब्लिगेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर आफ्टर ये चीज मैंने पार्टनरशिप में भी बोला, पार्टनर इन होल्डिंग, सिमिलर नेचर यहाँ पर भी। फिर आफ्टर ए पार्टनर डेट द बिजनेस इज कंटिन्यूड विद द सेम एलएलपी नेम, ठीक है, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और द रजिस्टर्ड पार्टनर नेम एज ए पार्ट देयरऑफ शैल नॉट or of itself make his legal representative or is estate liable for any act of LLP done after his death। मतलब पार्टनर के डेथ के बाद भी उसका नाम पार्टनरशिप में रह सकता है, ठीक है। Where after a partner's death of the business continued in the same LLP name, the continued use of that name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not of itself make his legal representative or his estate liable for any act। जो नॉर्मली पार्टनरशिप के केस में नहीं होता, पार्टनरशिप में अगर किसी का नाम है तो वो लायबल हो जाते हैं, तो एलएलपी के केस में अगर पार्टनर का डेथ हो चुका है तो उसके बाद भी उसका नाम यूज किया जा रहा है, बट फिर भी वो लायबल नहीं होंगे, या फिर उनका संपत्ति एस्टेट वगैरह जो है वो लायबल नहीं होते उसके डेथ के बाद। जो पार्टनरशिप में लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये भी आपको मैं पार्टनरशिप में बताया, ठीक है सर। आज मैं इतना ही रखूँ, नेक्स्ट क्लास मैं आपको पार्टनरशिप एंड एलएलपी के ऊपर क्वेश्चन आंसर रखूंगा, जहाँ पर मैं अलग अलग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा एग्जाम में कैसे कैसे सवाल हो सकता है, ठीक है, फाउंडेशन लेवल में एज वेल एज इंटरमीडिएट सीए में, सीएस के केस में, ठीक है, सीए फाउंडेशन के केस में कैसा क्वेश्चन आंसर का पैटर्न हो सकता है, एमसीक्यू क्या हो सकता है, ठीक है। तब उसको बताने के टाइम पे एलएलपी में फ्रॉड करने से क्या होता है सेक्शन 30, ठीक है, एलएलपी को फाइनेंशियल डिस्क्लोजर कैसे करना पड़ता है सेक्शन 34, और एलएलपी कन्वर्जन कैसे होगा दूसरा बिजनेस से, ठीक है। ऐसा कुछ वेरियस पॉइंट्स है जो मैं अगले क्लास में आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा, ठीक है सर। हो जाएगा, अच्छे समझ में आया है? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। तो फिर घर पे अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट।